है ना। किस किस मैट्रिक्स को कैसे कैसे बनाओगे, कैसे फॉर्म करोगे, उसके एलिमेंट क्या आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो क्योंकि एनसीईआरटी का ही है ना स्क्रीनशॉट है ये, तो मतलब एनसीईआरटी में अलाउड है ऐसा करना, तो आप कर सकते हो, है ना। x1 y1 है ना, तो यहाँ पे लिख दो x1 y1, फिर यहाँ पे क्या x2 y2 है, तो यहाँ लिख दो x2 y2। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसका वन शॉट लेक्चर, यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं वो सब आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, है ना, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इस लेक्चर को वन शॉट लेक्चर के अलावा इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर भी समझ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इस चैनल पे कोई अलग से इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं मिलेगा, है ना। इसी को आप इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हो, इसी को आप वन शॉट लेक्चर भी समझ सकते हो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार देखो, चैप्टर नंबर 4 पढ़ने से पहले, है ना, अच्छा रहेगा कि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 यानी कि जो आव्यूह है, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, अच्छे से नहीं भी पढ़ा, कम से कम बेसिक अगर आपको आता है, ठीक है, तब आपको चैप्टर नंबर 4 को समझने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो एक काम करना कि चैप्टर नंबर 3 से पहले इस चैप्टर को स्टार्ट मत करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि भाई जो ये चैप्टर का नाम है सारणिक, है ना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिटर्मिनेंट। तो भाई ये होता क्या है ना, सारणिक का क्या मतलब है। ठीक है, इससे पहले जो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था वो आव्यूह था, है ना। अब आव्यूह में आपने अलग अलग प्रकार के आव्यूह पढ़े थे, है ना, जिसमें से एक प्रकार था वर्ग आव्यूह, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ, है ना। तो जो वर्ग आव्यूह होते हैं उनके साथ एक खास नंबर एसोसिएट कर दिया जाता है, वो जो नंबर है उसी को हम बोलते हैं सारणिक। बात समझ में आ गई। मतलब क्या है कि देखो, उस नंबर को कैलकुलेट करने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है, 1/1 के लिए, 2/2 के लिए, 3/3 के लिए, लेकिन एक वर्ग आव्यूह अगर आपके पास है तो आप उससे एक ही खास नंबर वो उस तरीके से एसोसिएट कर पाओगे, और उस खास नंबर को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि उस आव्यूह का सारणिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अभी मैं एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, पहले जो लिखा उसको देख लो। यहाँ पे लिखा है वर्ग आव्यूह के तत्वों से एक निश्चित नियम के अनुसार, है ना, वो नियम क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त होने वाली संख्या को उस आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ठीक है, अब संख्या हो सकती है, या मतलब अगर हम फंक्शंस में लिख रहे हो फंक्शन के रूप में भी आ सकता है, कुछ भी हो, मतलब वो फिक्स चीज़ होगी, है ना, और एक आव्यूह के लिए एक ही एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक आव्यूह के अलग अलग सारणिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं, है ना, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक आव्यूह है ना, जिसके अंदर मान लो सिर्फ ये एक ही एलिमेंट आ रहा है ना। एक दूसरा आव्यूह बी है ना, जिसके अंदर मेरे पास ये एलिमेंट आ रहे हैं ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनका डिटर्मिनेंट होगा, यानी जो इसका सारणिक होगा, पहले उसको डिनोट कैसे करते हैं वो सीख लो। ठीक है, तो अगर मैं इसका सारणिक की बात करूँगा तो इसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसी अगर मैं बी की बात करूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोल सकता हूँ, इसको भी ऐसे दिखा सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आप किसी भी एक तरीके से यार इनको कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि आप देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 1/1, यानी कि एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, ये 1/1 का है, तो वर्ग आव्यूह तो है। इसको आप देखोगे तो 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो ये 2/2 का है ना, ये 2/2 का है। ऐसे ही आपके पास 3/3 का हो, 4/4 का हो, 5/5 का हो, मतलब वर्ग आव्यूह अगर आपके पास है तो आप उससे एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो। अब वो नंबर को एसोसिएट करने का रूल क्या है, तरीका क्या है, नियम क्या है, वो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझो कि वो जो नंबर है ना उसी को हम बोल रहे हैं सारणिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चलो एक एक करके कि भाई यहाँ पर, ठीक है, और एक और चीज़, जो इसका सारणिक होगा, है ना, उसको डिनोट इस तरीके से भी किया जाएगा। अगर आप इसके एलिमेंट्स में लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखोगे ABCD। दोनों में आपको फ़र्क साफ साफ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये करली स्क्वायर ब्रैकेट की तरह है देखो, जबकि यहाँ पर ये बार की तरह साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है और ये सारणिक है, यानी कि ये आव्यूह है और ये सारणिक है। ठीक है, मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आपके सिलेबस में क्या है सर, 1/1 ऑर्डर का आपके सिलेबस में है, 2/2 का है आपके सिलेबस में, और 3/3 का है ना। इन्हीं तीनों से आपको डील करना है बस, इससे आगे आपको नहीं जाना है क्लास 12 लेवल पे, मतलब कक्षा 12 तक, है ना, आपको यहीं तक सीमित रहना है। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं जरा, कि ये जो हम एक निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं, जो एक निश्चित नियम से हमें मिलने वाली है, ठीक है, वो कैसे।
ठीक है। तो बात करते हैं अगर एक कोटि का अवयव है, एक कोटि मतलब 1/1 है ना, तो आपको याद रखना है कि मान लो अपने पास एक अवयव है ना, जिसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, मान लो इसका एलिमेंट यार है ना, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा यानी कि जो इसका सारणिक होगा उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, बस इस निशान को ऐसे बदल दो। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, अगर ये 1/1 यानी एक ही एलिमेंट दिख रहा है तो सीधा सीधा वही इसका सारणिक हो जाता है, सीधा सीधा वही इसका सारणिक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो मेरे पास है ना, मेरे पास यहाँ पे एक अवयव है जिसके अंदर यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है 2, ठीक है। तो जो इसका सारणिक होगा है ना, मान लो ये है, तो जो इसका सारणिक होगा है ना, वो डायरेक्ट आप इस तरह से लिखो और ये लिख दो, है ना। आप बीच वाले स्टेप गायब भी कर सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि अगर एक ही एलिमेंट है तो वही उसका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक आ जाता है। ये 1/1 के लिए, लेकिन 2/2 में कहानी बदल जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो एक दूसरा अवयव लिखूँ, ठीक है, जिसका ऑर्डर हो 2/2 यानी कि 2 पंक्तियाँ हों और 2 ही कॉलम हो, ठीक है, 2 ही स्तंभ हो, है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ABCD, ठीक है। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। वो 2/2 में कैसे फाइंड आउट किया था, उसका तरीका है सर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, ठीक है। तो ये कितना आएगा AD, खैर पहले एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे डिनोट कर ही देते हैं फिर आगे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ऐसे डिनोट कर देते हैं ABCD, मतलब ये मैट्रिक्स थी, उसका ये डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कैसे आता है सर, ये आता है कुछ इस तरह से, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करो, A × D क्या हो जाएगा AD, माइनस करना होता है इनको मल्टीप्लाई करके यानी कि B × C। ये 2/2 के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फिर से है ना आपको ऐसे लिख के दिखाऊँ, मान लो कि B के पास ये एलिमेंट आ रहे हैं 4 2 3 5, है ना। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मैंने ऐसे इसका निशान बना दिया, तो ठीक है। अब क्या करोगे, ठीक है, मान लो ये मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले तो इसको ऐसे लिखोगे 4 2 3 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला, पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 करोगे 20 आएगा, उसमें से माइनस करोगे 2 × 3 करोगे 6 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 14। अब आप देख रहे हो कि ये जो अवयव था है ना, हमने क्या किया, जब इसका सारणिक निकाला तो हमें क्या मिला, एक नंबर। अब यही नंबर क्या है, इसका सारणिक है, मतलब हर एक मैट्रिक्स के साथ एक स्पेशल नंबर एसोसिएटेड होता है, इसी नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, इसी नंबर को हम कह रहे हैं सारणिक। अब समझ में आ गया मैंने किस नंबर की बात करी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने बोला था कि भाई वर्ग आयु के तत्वों से एक निश्चित नियम के अनुसार एक संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे उस केस में 14 आया, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सारणिक, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सारणिक का निशान दिखा हुआ है, मतलब ये सारणिक निकालना है आपको, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल 1 है, देखो ये बहुत आसान है, 2/2 का है। अभी 3/3 पे मैं आ रहा हूँ, पहले ये वाला आप सीख लो, ठीक है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ होती है, हालांकि जब आप 3/3 में जाओगे तो कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है सर, आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस करना है, ठीक है, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 × -1 हो जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 + 4 8, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट 8, ठीक है, यानी कि सारणिक 8 आ गया इसका, ठीक है। अब देखो यार, कई बार जब हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो याद रखना, अगर इनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देते हैं। क्यों सर, क्योंकि इसका अगला स्टेप यही तो बनेगा, -−+4, है ना। क्योंकि एक बार तो इनको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया और एक माइनस हमें करना ही होता है। तो जब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर रहा हूँ 3/3 में, तो कई बार ये चीज़ आएगी, तो वहाँ से कन्फ्यूज मत होना। अगर ये नेगेटिव बन रहा है तो डायरेक्ट उसको प्लस लिख दो, उल्टा कर देना, है ना, अपने आप को माइनस हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं अगर, ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अगले एग्जाम्पल पे चल लेते हैं, ठीक है। PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो यार, इसमें भी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। यहाँ पर क्या है सर, x, यहाँ पे क्या है x - 1, यहाँ पे क्या है x + 1 और यहाँ पे क्या है x। अब अगर मैं इसके डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो फिर से वही, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x × x कितना हो जाएगा, x², माइनस करोगे जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा भाई, यहाँ पर x + 1 x - 1, a + b a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x² माइनस अंदर गया, माइनस माइनस +1, है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गया, कितना बच गया सिर्फ 1। तो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया सर, 1 आ गया। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है आपको, ये 2/2 था, है ना, जो भी हमने एग्जाम्पल 1 किया 2 किया, ये 2/2 था। अब अगर हम बात करें भाई 3/3 का क्या होगा, है ना, अगर 3/3 का सारणिक आपको दे दिया जाए तब क्या होगा, है ना। तो उसका एग्जाम्पल देखो, है ना, 3/3 का मैं मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक सारणिक लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ मैं, कोई नाम नहीं देता। ठीक है, मुझे सारणिक निकालना है 3/3 का। ठीक है, सारणिक निकालना है 3/3 का। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखना, A11 ये एलिमेंट क्या होगा, पहली लाइन, है ना, पहली पंक्ति, दूसरा कॉलम है ये वाले एड्रेस क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी A13। ऐसे यहाँ पे आओगे तो ये 2-1 है ना, सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ। ऐसे ये A22 हो जाएगा और ये हो जाएगा A23, ये हो जाएगा A33 3-1, ये हो जाएगा A32, ये हो जाएगा A33। ये तो हमने मैट्रिक्स में सीखा था एलिमेंट्स को ऐसे, है ना, एड्रेस बताना उनका। अब देखो यार, अब अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, इसका सारणिक निकालना है ना, तो मेरे पास टोटल 6 तरीके हैं जिनसे मैं निकाल सकता हूँ। मतलब आपको कोई सी एक पंक्ति पकड़ लेनी, चाहे आप ये वाली पंक्ति की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप ये वाली पंक्ति की बात कर लो, ये दूसरा तरीका हुआ, चाहे ये पंक्ति की बात करो, ये तीसरा तरीका हुआ। ठीक है, तो ये तीनों पंक्तियों के हिसाब से आप निकाल सकते हो, या फिर आप स्तंभ को पकड़ लो किसी। ठीक है, जैसे आप इस स्तंभ की बात कर लो, या फिर आप इस स्तंभ की बात कर लो, या फिर आप इस स्तंभ की बात कर लो, है ना, इनमें से, है ना, कोई भी स्तंभ या कोई भी पंक्ति के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं आपको किसी एक से निकल के दिखाता हूँ, फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, फिर आप किसी के हिसाब से भी निकाल लोगे। सबसे कॉमनली हम ज़्यादातर रो 1 से फाइंड आउट करते हैं, है ना। हालांकि जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे उससे आसान पड़ता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा। बट यहाँ पे अभी मैंने ऐसे नंबर की फॉर्म में लिखा नहीं है, वेरिएबल की फॉर्म में लिखे इसके एलिमेंट। तो अभी मैं इसके अलोंग अगर फाइंड आउट करूँ तो आपको क्या करना होता है, देखो, जिसके अलोंग फाइंड आउट कर रहे हो सर, है ना, आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो इनका एड्रेस है i + j की वैल्यू जहाँ पे ओड आएगी, है ना, वो सिर्फ ये जगह होती है, ये वाली। पहले ये सीख लो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, है ना। ऑड का मतलब क्या है, देखो, जैसे यहाँ पे 1 + 1 जोड़ोगे 2 आएगा, नहीं इवन हो गया वो। 1 + 2 3, यहाँ पे ऑड आएगा। 2 + 3 5, यहाँ पे ऑड आएगा, यानी कि विषम संख्या आएगी। 3 और 2 5, i + j की वैल्यू 5 आ रही है, 5 विषम संख्या है। 2 और 1 3, है ना, ये भी विषम संख्या है। तो इनको अगर आप यूज कर रहे हो, इन चारों को किसी को, तो पहले माइनस लिख देना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम इसी लेक्चर में आगे जान के जानेंगे, बट अभी मैं वो सारी चीज़ यहाँ बताने लगूंगा, फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, जब हम माइनर को फैक्टर वगैरह पढ़ रहे होंगे तब इसका रीजन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप याद रखो, जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो ये चारों एड्रेस याद हो जाएंगे, है ना। ये देखो यार, ऐसे इन्हीं चारों को बस आपको देखना है। इन चारों को अगर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अगर मैंने पहली पंक्ति चुनी तो मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, है ना, दूसरी पंक्ति चुनता तो इन दोनों को इस्तेमाल करता, इस पंक्ति को चुनता तो इसको इस्तेमाल करता, ऐसे कॉलम वाइज। तो मतलब जिस पंक्ति या कॉलम को इस्तेमाल कर रहे हो उनमें से, इन चारों में से कोई ना कोई एक या एक से ज़्यादा तो आएगा ही। तब आपको क्या करना है, बस वहाँ पे नेगेटिव साइन कर देना है। मेरे कहने का क्या मतलब है आप समझाता हूँ। देखो यहाँ पर, है ना, अभी जो मैंने बोला हो सकता है आपको समझ में ना आया उतना। जैसे मैं पहली पंक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, A11, तो मैं यहाँ लिखूँगा A11। अब इसको अगर मैंने इस्तेमाल किया तो मैं इसकी पंक्ति को डिलीट कर दूंगा अपने दिमाग में से, और इसको भी डिलीट कर दूंगा। मान लो ये है ही नहीं, ठीक है, मान लो ये है ही नहीं, तब क्या होगा, तब जो बचेगा ना सर, ये जो बचेगा ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। मान लो ऐसे, मान लो कि अगर 2/2 का होता, और 2/2 अभी हमने सीखा था कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ये 2/2 का होता तो हम क्या करते, इन दोनों को आपस में गुणा करते, माइनस में इन दोनों को आपस में गुणा करते, यही करते ना। तो बस आपको वही करना है, ठीक है। अभी आपको शुरू में हो सकता है कठिन लग रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, A22 की गुणा किससे करोगे, A33 से, माइनस A23 की गुणा किससे करोगे, A32 से। ये आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, हमने इसका पहला एलिमेंट ढक दिया था, अब बारी आएगी दूसरे एलिमेंट को ढकने की। इस पंक्ति का दूसरा एलिमेंट ढको, यानी कि यहाँ पर A12 को ढकना है। लेकिन मैंने कहा था ये वाला एलिमेंट, ये वाला या फिर ये वाला, अगर इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आपने किया तो आपको एक माइनस साइन लगा देना है। और क्यों लगाना है वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो यार, इसमें से आपने इसका इस्तेमाल कर लिया ना, तो इसका निशान बदल देना है, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, निशान बदल दोगे। अब फिर से वही यार, इसको ढकोगे, इसको ढकोगे, ठीक है, इन दोनों को फिर से, है ना, ये जो बचा
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो A21, यहाँ से क्या आएगा A21 इंटू में A33 माइनस करोगे इसको, यानी कि A23 A31 है ना, A23 A31 इतना हो गया है ना, 2 एलिमेंट्स हो गए। अब किसकी बारी आएगी सर? अब बारी आएगी थर्ड वाले एलिमेंट की, मतलब इस रो का पहला एलिमेंट देखो हमने बाहर लिखा था, दूसरा एलिमेंट मैंने बाहर लिखा, अब तीसरे की बारी आएगी है ना, तीसरा यानी कि A13 है ना। तो 1 और 3 जोड़ोगे 4 आएगा, तो निशान नहीं बदलोगे, A13 के आगे प्लस ही लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब देखो इसका रो एंड कॉलम ढक दोगे, यानी ये पहली पंक्ति में आ रहा है, तीसरे स्तंभ में आ रहा है, इसको ढक दोगे। जो ये बचेगा अपने दिमाग में सोचना कि ये 2/2 का डिटर्मिनेंट होता तो हम क्या करते, तो हम इन दोनों को आपस में गुणा करते, यानी कि A21 इंटू A32, तो यहाँ पे लिखोगे A21 इंटू A32 माइनस करोगे इन दोनों से, यानी कि A22 A31, तो यहाँ से आ जाएगा A22 A31। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो होगा सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, वो हो जाएगा सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में देखो है ना, यहाँ से आपको ये तरीका पता लग गया। अब जरा है ना, अब जरा इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3/3 का है और मुझे क्या करना है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करूँगा सर? ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। देखो मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को पकड़ लूँगा। जैसे मैंने आपको भी पहली पंक्ति के हिसाब से दिखाया, तो यहाँ से निकालते हैं। हालांकि ये आसान पड़ता अगर मैं तीसरे कॉलम से निकालता, क्योंकि इसमें 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं, जितने ज़्यादा जीरोस उतना आसान पड़ता है। बट अभी आप उस पर मत जाओ, अभी आप तरीका सीखो है ना। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि पहला एलिमेंट इसका कितना है, 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 लिखा सर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 1 की जो पंक्ति है और 1 का जो स्तंभ है उसको ढक दूंगा। ढकने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो बचा है 2/2 का एक सारणिक समझो अपने दिमाग में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 गुणा में 0 यानी कि 0 हो गया, और फिर 0 गुणा में 1 यानी कि 0 हो गया, माइनस कर देंगे। ये ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था। शुरुआत में हमने क्या किया था याद करो है ना, शुरुआत में हमने क्या किया था यहाँ पे याद करो। शुरुआत में हमने पहला एलिमेंट ये लिखा था A11 और इसको ढक दिया था। देखो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी है ना, यही किया था ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है यार है ना, ये वाला एलिमेंट लिख दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब आगे चलो। ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट देखो ये है 2, इसका निशान बदल दोगे, +2 है तो -2 लिख देंगे और -2 तो +2 लिख देंगे। क्यों, मैंने कहा ये वाला ये वाला ये वाला या ये वाला अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो निशान बदल देना। क्यों बदलेंगे, अभी इसी लेक्चर में आगे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो निशान बदल दूंगा, और फिर क्या करूँगा, ये इस पंक्ति में आ रहा है, इस स्तंभ में आ रहा है, इसको ढक दूंगा। ठीक है, तो -1 × 0 0 हो गया, -0 × 4 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं देखूँगा इस पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कितना है, 4 है सर, तो यहाँ पे लिखूँगा +4। ठीक है, अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को ढक दूंगा, तो यहाँ से -1 गुणा 1 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, और माइनस किसको करना है, 3 गुणा में 4 यानी कि 12 माइनस करना है इसमें से है ना। अब अगर आप देखेंगे ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे -13 गुणा में 4 यानी -52 आ गया है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है, -52 आता है, -52 आया। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है क्या? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसको मैं मान लो इस कॉलम से निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि आपने इस पंक्ति से तो सीख लिया, कॉलम वाइज सीखो, किसी भी कॉलम से निकाल सकते हो। इस कॉलम से निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको है ना। डिटर्मिनेंट देखो जरा, पहला एलिमेंट 0 है। अब भाई मैं इस 0 को ढक दूँ तो इनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अंदर तो कुछ भी आएगा यार, आप कितनी बड़ी तोप आ जाए, 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ 0 जिसमें ज़्यादा वो फायदा रहता है, क्योंकि हम अंदर वाला फिर कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, छोड़ो यार हटाओ, आगे बढ़ जाएंगे सीधा है ना। हम बोलेंगे अंदर अब कुछ भी है क्या फ़र्क पड़ता हो, तो 0 हो ही जाना। अगले एलिमेंट पे आओ, अगला एलिमेंट क्या, -sin α, लेकिन मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, +sin α। क्यों लिख रहा हूँ समझ में आया, क्यों लिख रहा हूँ समझ में आया भाई? इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ये वाला ये वाला ये वाला या फिर ये वाला अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो निशान बदल दोगे है ना। मतलब माइनस था तो प्लस लिखोगे, इसीलिए प्लस होगा तो माइनस लिख रहे थे, माइनस होगा तो प्लस, इसीलिए मैंने यहाँ पे -sin α की जगह +sin α लिखा है।
ठीक है, यहाँ तक बात हुई, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये इस पंक्ति में आ रहा है साइन अल्फा, है ना, माइनस साइन अल्फा, और इस स्तंभ में आ रहा है, इसको हटा दूंगा। जो बच गया उनको गुणा करो, साइन अल्फा इंटू में 0, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 0 आ गया, माइनस, है ना, कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉस अल्फा और यहाँ आ जाएगा साइन बीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, हमने ये वाला कॉलम चुना था, इसको कर दिया, इसको कर दिया, अब अगला क्या बचता है, कॉस अल्फा बचता है। तो यहाँ से, है ना, ये जो कॉस अल्फा है ये लिखोगे, कॉस अल्फा इनटू में क्या करोगे भाई, कॉस अल्फा की ये पंक्ति और ये कॉलम यानी स्तंभ डिलीट कर दोगे। ठीक है, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ से आ गया साइन अल्फा और यहाँ पे आया साइन बीटा माइनस। ठीक है, इनको करोगे तो भैया 0 आ गया, कितना आ गया, 0। अब जरा कैलकुलेट कर लेना डिटरमिनेंट, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये क्या है, साइन अल्फा, 0 से तो हटाओ, साइन अल्फा, है ना, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा इंटू में दिस पे माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा, यहाँ तक हुआ। प्लस में क्या है, यहाँ पर देखो कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना। अब मैं इसी तरह से लिखना चाहूँ, अगर तो पहले साइन अल्फा है, किसी को भी पहले लिख सकते हो ना, अगर मल्टीप्लाई में है तो मैं साइन अल्फा को लिख रहा हूँ ताकि एक जैसा दिखे। उसके बाद यहाँ हमने क्या लिखा था, कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा और क्या है साइन बीटा, यहाँ पे क्या आ गया, साइन बीटा। ठीक है, बाकी तो 0 है। खैर अब देखोगे ये वाली चीज़ में निशान का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आया, 0 आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन और आसान है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखो पहले मैं इसको उतार लूँ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 1 है, और ये बराबर है इसके, है ये बराबर है इसके। तो भाई अब इसकी वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट का निशान दिख रहा है आपको, तो यहाँ से 3 गुना ये कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस करोगे x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर, ये बराबर है 3 गुणा में 1 देखोगे 3 हो जाएगा, माइनस करोगे 4 गुणा में 2 यानी कि 8, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, बाकी सब तो सेम था। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 8 कितना होता है, 2√2 होता है, कितना होता है, 2√2। तो ये आ गया भाई। ठीक, क्लियर हो रही है यहाँ तक चीज़ें। अभी देखो बहुत आसान सा चैप्टर है यार, ये बहुत आसान चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना, मैं आपको साथ साथ बताता चलो कि पहले क्लास 12th में ये जो डिटरमिनेंट वाला चैप्टर था, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। तो वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, सिलेबस से आउट हो गए हैं, लेकिन बाद में पढ़ाऊंगा। मतलब इस लेक्चर के बाद एक अलग से लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हटा दी गई हैं लेकिन वो जरूरी थी आपके लिए बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। लेक्चर नंबर 2 में वो मिल जाएगा आपको। खैर ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं, तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको पता हो, है ना, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर देखो यार, आपने क्या करना है, अभी मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, देखना है कि भाई जो ट्रायंगल के वर्टिसेस है उनका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये है। और अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो यानी एरिया निकालना चाहते हो, तो आप क्या लिखो, 1/2, और ये मोड नहीं है, डिटरमिनेंट का निशान है, सारणिक का निशान है, 1/2, है ना, x1 y1 है ना, तो यहाँ पे लिख दो x1 y1, फिर यहाँ पे क्या x2 y2 है, तो यहाँ लिख दो x2 y2 दूसरी पंक्ति में, फिर x3 y3 है तो तीसरी पंक्ति में लिख दो x3 y3। और जो ये स्तंभ वाइज देखोगे, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तीसरे में क्या लिखोगे, 1 1 1, हर बार यही करना है आपको। ठीक है ना, क्या कर देना है, 1 1 1। ठीक है, ये निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि जो भी इसका सारणी निकलता है उसका आधा कर दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस याद रखना है कि भाई क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए अगर सारणिक नेगेटिव भी आ रहा है, मान लो -15 आ गया कैलकुलेट करके, तो आप उसको +15 कंसिडर करोगे, है ना, -20 आ गया तो उसको +20 कंसिडर करोगे। ठीक है, प्लस में आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे। ठीक है, पहला तो वही लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है इसलिए हम सदैव, है ना, जो भी सारणिक आ रहा है उसका निरपेक्ष मान लेते हैं, यानी कि ठीक है ना, नेगेटिव वाली चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो
और गणना के लिए हमें सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई बार बोल देते हैं कि भाई फलाने त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर था, तो आप जो क्षेत्रफल का निशान लगाओगे तो बराबर में 35 ऐसे नहीं लिखोगे, आप उसको प्लस माइनस यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों लिखना 35 कैलकुलेशन के लिए। जब हम ये कर रहे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, फिलहाल अब मेरी बात याद रखना है ना, ऐसे प्लस माइनस में लिखना। तीसरी बात क्या कह रहा है कि 3 संरेखीय बिंदु से बनने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। असलियत में अगर बिंदु संरेखीय होंगे यानी एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब बनेगा ही नहीं कहने का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल ही 0 मान के चलो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप याद रखना, काम आएंगी आपके। आगे चलते हैं, देखो जो उदाहरण 6 है इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये है ना, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो यार एक काम करता हूँ मैं, आपको ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं होती खैर, पर मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ मैं कुछ, जैसे मैंने नाम दे दिया ABC है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या दिया मैंने, इस त्रिभुज का नाम मैंने लिख दिया त्रिभुज ABC, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं 3,8 है ना। B के कोऑर्डिनेट अभी मान लिए मैंने -4,2 और C के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए यहाँ पे 5,1, ठीक है। अब अगर मैं है ना क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, क्षेत्रफल किसका निकालना चाहता हूँ, त्रिभुज ABC का है ना, सारणिक की मदद से, तो फॉर्मूला आपने पढ़ ही लिया है, ये होगा है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पहला क्या है 3,8 जैसे x1 y1 था, दूसरा क्या है सर यहाँ पे -4,2, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है सर 5,1। इतना लिखने के बाद मैंने क्या कहा था याद करो, यहाँ पे 1 1 1 लिख देना है, बोला था ना 1 1 1 लिख देना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1 1 एंड 1 लिख दोगे, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ठीक है भाई है ना। अंदर क्या रहेगा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि गैप मिलता रहे, ठीक है। तो कलर भी चेंज ही कर दूँ क्या, ठीक है, कलर भी बदल ही देते, ठीक है, मिक्स नहीं होगा। अब देखो इसका सारणिक निकालो आप है ना, मान लो मैं पहली पंक्ति से निकाल रहा हूँ यानी इससे, ठीक। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना आ रहा है 3, तो इसको मैं ढक दूंगा, इसको ढक दूंगा, इसको बचेगा 2 गुणा में 1 यानी कि 2 माइनस 1 गुणा में 1 है ना, 1 गुणा में 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या करूँगा, इसको ढक दूंगा, लेकिन इसका निशान बदल करना है, क्यों करना मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। फिर ये ढक दूंगा, तो -4 गुणा में 1 कितना हो जाएगा -4, माइनस करेंगे 1 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर आपको पता होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ढकने वाले हैं, ठीक है 1 को। तो ये 1 को ढकने से पहले यहाँ लिख दोगे +1, उसके बाद क्या यहाँ से गुणा करोगे, -4 गुणा 1 कितना हो जाएगा -4, और फिर क्या 5 गुणा में 2 करोगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको कैलकुलेट करना है यार 1/2, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 गुणा में 3 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई है ना। -4 -5 यानी -9 गुणा में 8 है ना, 9 गुणा में 8 करोगे कितना हो जाएगा 72, और ये -4 -10 यानी कि माइनस का 14 गुणा में 1 करोगे -14, ठीक है। तो कितना हो गया 72 और 3 75, 75 में से 14 घटा दोगे 61, 61/2 है ना। आप 61 देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया होता तो आपको लिखना होता, ठीक है, कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं है ना। इतने वर्ग इकाई, ठीक है, इतने वर्ग इकाई, इकाई वर्ग ये मतलब जो भी है यूनिट इसकी, सेंटीमीटर मीटर तो मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया भाई इसका क्षेत्रफल। क्लियर होगी बात यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं क्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, यहाँ पे ना बारिश भी पड़ी है ना। अब ये पूरा गांव का इलाका है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही हो, बाहर झिंगूर और मेंढक बहुत सारे टर टर कर रहे हैं है ना, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, बाकी तो सब ठीक है इधर, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, छठा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वें में क्या कह रहा है, सारणिकों का प्रयोग करके ए बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु डी इस प्रकार हो कि ए बी डी अगर एक त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। तो चलो ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भैया ए बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे है ना। मतलब यूं समझो यहाँ पे कि देखो है ना, मान लो ये एक रेखा है, ठीक है, ये क्या है
एक रेखा है, और कैसी रेखा है? ऐसी रेखा जो दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ती है भाई साहब, है ना। ये जो रेखा है ना, बारिश और तेज हो गई, हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा आ रही हो बारिश होने की, ठीक है। मुझे नहीं पता माइक कितना नॉइज़ को कैंसिल कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा, अभी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा उतना, बट हो सकता है कि आपको बारिश है ना, बिल्कुल कमरा मेरा सब जस्ट बाहर वाला ये, ठीक है, इसी में मेरा सोना पढ़ाना सब कुछ रहता है, ठीक। तो बारिश से भी थोड़ा है ना, खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं, खिड़कियाँ मुझे पसंद थी, मैंने एक पोस्ट भी डाला था, इसलिए यहाँ पे खिड़कियाँ 2 लगवाई हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। और बाहर पेड़ पौधे सारे दिखते रहते हैं, अभी तो रात है तो अंधेरा नज़र आ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो बारिश की थोड़ा अभी आवाज़ या शोर आ रहा होगा आपको, ठीक। देखो अब यहाँ पे ए भी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 3, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। अब क्या कह रहा है कि ए बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण निकालो सारणी की मदद से। सारणी की मदद से कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो इसका जर्नल पॉइंट, कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, है ना, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए मान लो एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, सबसे पहले जो हमने किया हम लिखेंगे, हम कहेंगे माना जो बिंदु P है x, y, ये रेखा ए बी पर स्थित है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा भाई? इससे फ़ायदा ये होगा सर कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु P संरेखीय बिंदु है ना। क्या बिंदु है? संरेखीय बिंदु है। और अभी आपने पढ़ा था कि अगर संरेखीय बिंदु हैं, एक ही रेखा में है, तो मतलब उनसे त्रिभुज बनता ही नहीं है। कहने का मतलब अगर बनेगा भी, हम ऐसा मान के चलते बहुत पतला सा बनाया तो उसका एरिया ही 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जो क्षेत्रफल होगा किसका? त्रिभुज ए बी पी का, वो हो जाएगा 0, है ना। यानी कि क्षेत्रफल अगर मैं निकालूँ तो 1/2 जो सारणिक निकालोगे आप इसका, वो आएगा 0। हालांकि मैंने कहा था अगर नंबर में दिया गया तो प्लस माइनस लिखते हैं, अभी आपको मैंने बताया जब 35 वाला एग्जाम्पल दिया था, बट 0 न्यूट्रल नंबर से प्लस माइनस से फर्क पड़ता नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो कैसे लिखोगे यार, है ना, यहाँ पे कैसे लिखोगे? देखो ना, पहला क्या है? एक है 1 3, आप किसी ऑर्डर में लिख लो, एक है 0 0 और एक्स वाई यहाँ पे आ गया, मतलब इन तीनों के कोऑर्डिनेट 3 पंक्तियाँ बना दो किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 1 1 आपको अलग से लिखना होता है भाई, बस इसी को कैलकुलेट कर लो, इसी को कैलकुलेट कर लो यार आप, है ना, इसको ही क्या करो, कैलकुलेट कर लो। तो 1/2 उधर गया 0 हो गया भाई, है ना, इसको बस कैलकुलेट करो। और कैलकुलेट कैसे करोगे? इसके अलोम करना आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट 0 है, अंदर क्या आएगा हमें मतलब ही नहीं है, हम वो सोचेंगे ही नहीं, प्लस करके सीधा अगले पे बढ़ जाएंगे। अगला भी 0 है, अंदर क्या आएगा हम सोचेंगे ही नहीं कि भाई 0 को ढक रहे हैं फिर करो, वो मत करो, क्योंकि ये 0 है, अंदर कुछ भी है वो 0 बना देगा, बस इसीलिए यहाँ पे -1 लिखोगे 1 की जगह, क्योंकि ये ऑड एड्रेस पे आ रहा है। याद आ रहा है ना, इन चारों में से कोई आए तो निशान बदल दे रहे थे, तो ये आ रहा है ना जिसका निशान +1 से -1। अब इसको ढकना पड़ेगा भाई, इसको और इसको ढक दिया तो 1 गुणा में y y हो गया, -3 गुणा में x 3x हो गया, ठीक है भाई। और बराबर में क्या चल रहा है? बराबर में चल रहा है 0, है ना। तो यहाँ पे y -3x है, -1 तो उधर जाएगा, 0 डिवाइड बाई -1 0 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया y -3x इज इक्वल टू 0, है ना। -1 कहाँ गया? उस तरफ डिवाइड में, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3x आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x आ गई भाई साहब, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x आ गई। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, तो ये रेखा का समीकरण है, ये जो y की वैल्यू 3x है ना, y की वैल्यू जो 3x है, यही क्या है? रेखा ए बी का समीकरण। आप चाहो तो लिख देना यहाँ पे कि ये क्या चीज़ है? ये है रेखा ए बी का समीकरण है भाई, ये रेखा ए बी का समीकरण है यार, ये जो हमसे पूछा था। यहाँ तक बात अगर समझ में आई तो आगे क्या बोला था, है ना। एक और चीज़ यहाँ पे हमें पूछी थी, हमसे कह रहा था कि अगर एक बिंदु डी इस प्रकार है ठीक है, कि ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात करो। चलो वो भी कर देते हैं, है ना, वो भी कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ी जगह बना लो ताकि अगले पेज का इस्तेमाल ही ना करना पड़े यार, है ना। यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा, बस 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि भाई एक त्रिभुज ऐसा है,
यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं। एक त्रिभुज ऐसा है जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, इसका ए बी डी का निकालना है ना, ए बी डी का निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट अपने को पता है 1 3 है, बी का कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0 0 है, और डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो के 0 है ना। अब यहाँ पे अपने को पता है कि यार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, एरिया जो है त्रिभुज का, है ना, या हिंदी में लिख देता हूँ, जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का ए बी डी का, वो कितना है भाई, वो है 3 वर्ग इकाई। यहाँ तो आप 3 लिखोगे ठीक है ना, एरिया तो 3 ही होगा, बट जब आप इस फॉर्म में लिखोगे ना, जब आप सारणिक के रूप में लिखोगे ऐसे, तब आप याद रखना यहाँ पे 3 ना आके +-3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आया होगा या पॉजिटिव आया होगा तो हमने मोड़ लगाया होगा ना, अगर ये माइनस आया भी होगा तो हमने मोड़ लगा दिया होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हम सारणिक में जो लिखते हैं उसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, अगर नेगेटिव आ गया तो हमें उसको पॉजिटिव लेना पड़ता है। इसीलिए इसका आंसर या तो -3 आया होगा तब भी क्षेत्रफल 3 हमने लिया होगा, या फिर इसका आंसर अगर +3 आया होगा तब भी हमने क्षेत्रफल 3 लिया होगा। ये कहने का मतलब है, फिर से समझ लो, है ना, कि अगर इसका आंसर -3 आया तब भी हम क्षेत्रफल को 3 कंसीडर करते हैं, +3 आया तब भी 3 कंसीडर करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू या तो +3 आई रहेगी या -3 आई रहेगी, ऐसे होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा सर, 1 3 1 3 0 0 और के 0 है ना, और यहाँ अपने आप से 1 1 1 लिखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से देखो सर, ठीक है, यहाँ से देखो, ये 2 को उधर ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा मालूम है, +-6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-6 है ना, नीचे वाला 2 उधर के। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करना कहाँ से ज़्यादा आसान पड़ेगा सर, यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 0 है। पहला देखो 0 हो गया, अंदर क्या आ रहा सोचने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा एलिमेंट भी 0 हो गया, सोचने की जरूरत नहीं है, तीसरा निशान बदल दोगे 1 से -1, है ना। अब इसको ढक दो यार बस, तो 1 × 0 0 हो गया भाई, -3 × के 3 के हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से -1 × 3 के कितना आया, 3 के इक्वल टू कितना है, +-6 है ना, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, +-2, यानी कि एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 हो जाएगी भाई। चाहो तो आप अलग अलग केस बना के भी कर सकते हो यार, है ना, एक बार +6 लेना, के की वैल्यू 2 आएगी, एक बार -6 लेना, के की वैल्यू -2 आएगी, मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2 आ जाएगी भाई। यहाँ तक बात समझ आई क्या? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, है ना, उदाहरण संख्या 7 थी। ये बार खिड़की बंद कर देता हूँ, शायद बारिश का शोर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, शायद शोर थोड़ा कम हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, है ना। देखो अब हमें क्या सीखना है ना, अगला कॉन्सेप्ट देखो। अब हमें सीखना है कि भाई उप सारणिक क्या होता है, यानी कि माइनर किसे कहते हैं, और सहखंड क्या होता है, यानी कोफैक्टर किसे कहते हैं। मैं भैया आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मुझे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाना होता है, तो मैं ज़्यादातर इंग्लिश वाली टर्म यूज़ करता हूँ, है ना, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है। तो कई बार मैं उप सारणिक ना बोल के माइनर बोलूँगा, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सेकंड ना बोल के कोफैक्टर बोलूँगा, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए पहले समझ लेते हैं उप सारणिक क्या होता है ना। पहले हम क्या समझते हैं, उप सारणिक क्या होता है। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं पहले कि उप सारणिक क्या होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मैं अभी पढ़ूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा कुछ, है ना, चाहे मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, है ना, बट अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो जल्दी से आ जाएगा। फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सारणिक के अवयव ए आई जे का उप सारणिक भी एक सारणिक ही होता है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या मतलब हो इसका, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पे, है ना, एक सारणिक दिया हुआ है, ये जस्ट इमेजिन। ठीक है, यहाँ पे एक सारणिक दिया हुआ है ये। ठीक है, इसके एलिमेंट मान लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 1 2 3 मान लो कुछ ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर, ठीक है, या तो ऐसे ना लिखते इसको, है ना, ऐसे A11 A12 में लिखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, तब मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। ठीक है, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब ये सारणिक है। अब जो ये सारणिक है ना सर, इसके आप देखोगे अवयव है, ये इसका एक अवयव है, दूसरा है, तीसरा, मतलब जिसका एलिमेंट है। अब इसके किसी भी एलिमेंट का आप उप सारणिक निकाल सकते हो, कहने का मतलब ये। इन्होंने कहा ना ए आई जे का उप सारणिक, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है
कि आपको याद रखना है कि ए आई जे का जो उप सारणिक होगा ना सर, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, ए आई जे का जो उप सारणिक होगा इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एम आई जे से, एम आई जे से, है ना। और जो भी यहाँ पर आई जे जिस भी पंक्ति और स्तंभ में स्थित है उसको डिलीट कर दो, बाकी जो बचता है उसका आप सारणिक निकाल लो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं A11 की बात करूं तो A11 का उप सारणिक जो होगा वो होगा M11, और ये आप निकालोगे कैसे, यहाँ पे क्या लिखा था कि ए आई जे जहाँ पर स्थित है वो वाली पंक्ति और वो वाला स्तंभ डिलीट कर दो भाई, पहले हटा दो, है ना, उनको हटा दो। तो यहाँ पे जैसे A11 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पंक्ति कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, पहला, इनको डिलीट कर दो भाई। इनको डिलीट करने के बाद जो बचा, जैसे यहाँ पे क्या बच गया, A22 बच गया, A23 बच गया, A32 बच गया और A33 बच गया, इनका आप क्या निकाल दो, इनका आप सारणिक निकाल दो। तो कहने का मतलब है कि इस एलिमेंट का जो उप सारणिक है ना, वो भी एक सारणिक ही है, लेकिन ये सारणिक कैसे आया, जब आपने जो मेन सारणिक था उसमें से जो ये A11 जिसका आप उपसारणिक निकाल रहे हो इसकी पंक्ति को हटा दिया, इसके स्तंभ को हटा दिया, तो जो बचा वो उसका उपसारणिक कहलाएगा। उपसारणिक मतलब ये छोटा सा सारणिक है, उससे एक ऑर्डर कम। ये 3/3 का तो 2/2 का हुआ, है ना, ये 4/4 का था तो ये 3/3 का बचता, इस तरह से एक कम हो जाता है ऑर्डर। तो वही आप, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या लिखा हुआ है, फिर समझो कि सारणिक का अवयव जो है AIJ, मतलब किसी भी अवयव का आप निकाल सकते हो, उसका जो उपसारणिक होगा, है ना, जैसे A11 का जो उपसारणिक है वो भी एक सारणिक ही है। कैसे बना है, जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ डिलीट करने से बना है। जैसे यहाँ पे 1 की मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ डिलीट करने से बना है। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं यार, है ना, जरूरी नहीं है कि A11 का ही पूछें आपसे, किसी का भी पूछ लेंगे। जैसे मान लो आपसे A22 का पूछ लिया तो हम बोलेंगे A22 का जो उपसारणिक होगा, जो उपसारणिक होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, M22 से। और ये जो M22 होगा वो कैसे आएगा, 22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ डिलीट कर दो। A11 है ना, जो भी बचा उसका आप सारणिक बना दो। क्या क्या बचा है, A11 A13, तो यहाँ पे A11 A13 A31 A33, तो A31 यहाँ पे आ जाएगा A33, ये लिख दो बस, इसको कैलकुलेट कर लो। मतलब जो उपसारणिक है वो भी एक सारणिक ही है, जो आई में पंक्ति और जेथ कॉलम डिलीट करने से, स्तंभ डिलीट करने से बना है। बात समझ में आई क्या। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि चलो ठीक है, ये तो मैं समझ में आ गया, सैखंड का क्या मतलब है। सैखंड क्या है यार, देखो सैखंड को तो पहले बात AIJ, कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। मतलब क्या कि AIJ का अगर सैखंड की बात करूँ मैं, तो पहली बात तो ये याद रखना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AIJ से, ठीक है। और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर बस आपको क्या करना है, -1 की पावर I + J लगा देना है, I + J लगा देना है, और जो M था IJ बस वही लिख देना है। कहने का, अब देखो आपको पता है कि अगर -1 की पावर, है ना, सम संख्या हो तो ये +1 ही आएगा, और अगर -1 की पावर विषम संख्या है, -1 की पावर विषम संख्या है तो ये -1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने अभी निकाला, है ना, जो आपने अभी निकाला, क्या, जो आपने अभी उपसारणिक यानी कि माइनर निकाला, है ना, वही आएगा यार, ये लगभग, बस निशान में चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसकी पावर इवन बन रही है कि ऑड बन रही है, सम या विषम, है ना। तो यहाँ पे बस आपको ये देखना होता है कि एड्रेस कहाँ कहाँ पे जोड़ के ऑड या इवन नंबर दे रहा है ना। तो I + J की वैल्यू आप देखोगे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी था कि इन्हीं 4 एड्रेस पे ऑड एड्रेस देती है, मतलब ऑड सम देता है ना। 1 और 2 जोड़ोगे 3 विषम है, तो -1 की पावर 3 -1 देगा। तो उस केस में बस इसका निशान बदल दो, वो इसका कोफैक्टर बन जाएगा। 2 और 3 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3, यहीं पे बस ऑड आएगा। बाकी सब जगह देखोगे तो 1 1 2, 1 3 4, 4 6 4, है ना। तो बाकी सब इवन एड्रेस है, बस यही ऑर्डर है, इसलिए इसी का निशान बदला जाता था। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो जो अब हमने शुरू में किया था, अगर मैंने कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो चीज़, जो हमने शुरू में किया था कि मैंने कहा था देखो इनका निशान बदल देना जब आप क्या निकाल रहे हो, सारणिक निकाल रहे हो जब।
तो यहाँ पे निशान इनका क्यों बदला था, क्योंकि असलियत में कोई भी एलिमेंट जो होता है ना वो गुणा होता है अपने कोफैक्टर से। प्लस में जैसे अगर आपने कोई भी पंक्ति उठा ली, मान लो अगर ये पंक्ति उठाई तो ये वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर से गुणा हो रहा है, फिर ये वाला एलिमेंट अपने कोफैक्टर से गुणा हो रहा है, कोफैक्टर में निशान भी देखा जाता है ना, फिर ये एलिमेंट अपने कोफैक्टर से गुणा हो रहा है, कोफैक्टर मतलब सहखंड से गुणा होता है, एलिमेंट उसका सहखंड, दूसरा एलिमेंट उसका सहखंड, तीसरा एलिमेंट उसका सहखंड। अब जब आप सहखंड देख रहे हो ना, यहाँ पे आपने भी क्या देखा कि जब आप सहखंड देख रहे हो भाई साहब, जब आप सहखंड देख रहे हो तो उसमें -1 की पावर i + j देख रहे हो, तो उस हिसाब से माइनस या प्लस आ सकता है वो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि इन्हीं 4 पे हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। खैर ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया था। खैर अब देखो यार, इसको मैं एक बार साफ कर दूँ, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मतलब ये हमने क्या लिखा होता मालूम है, अब अगर मैं वहाँ समझाऊँ तो कि जो डिटर्मिनेंट होता था ना वो कैसे आता था कि भाई A11 आता था, साथ में उसका सहखंड आता था, प्लस में A12 आता था, साथ में उसका सहखंड आता था। ये A13 के साथ क्या है, ये 13 के साथ उसका सहखंड ही तो है यार। क्यों है सहखंड, क्योंकि जैसे आपने मान लो A11 को ढका, फिर इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो माइनर आ गया, यानी कि उपसारणिक आ गया। उपसारणिक में अगर आप देखोगे प्लस के साथ ले या माइनस साथ, तो क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा, इसीलिए वो सहखंडी, ये जो चीज़ है ना सहखंड है ना। अब ये सहखंड याद करना, ये जो चीज़ ये आ गई, ये माइनस को मिला के इसकी वैल्यू दे रहा है, समझ में आई बात। खैर ठीक है, तो ये जो चीज़ है आप इसको भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट जो हम निकाल रहे थे वो ऐसे चल रहा था, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण 9 है ना, उदाहरण 9 की बात करते हैं। देखो अभी मैंने जो समझाया हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ी दिया अभी। अब एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि भाई सारणिक जो है इसके सभी अवयव के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, ये 1 है, -2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, माना Aij का उपसारणिक बराबर है Mij, मतलब डिनोट किससे कर रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया, ताकि जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको पता लग जाए, है ना। बहुत जगह ले लेते हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे M11, M12, M22, M21 और M22, ठीक है। अभी देखो मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि भैया देखो M11 यानी A11 का हम अगर उपसारणिक निकालेंगे तो इसकी पंक्ति, इसका कॉलम डिलीट कर दो, जो बचेगा उसका क्या निकाल दो, उसका सारणिक निकाल दो। भाई अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो इसका सारणिक डायरेक्ट, क्योंकि ये 1/1 का ही तो रहेगा, एक ही एलिमेंट बच रहा है, तो ये 1/1 में तो वही आ जाता है ना। यानी कि अगर ये 2/2 का दिया गया है तो इसको डिलीट करने के बाद जो बचेगा उपसारणिक वो 1/1 का रह जाएगा, सीधा वही लिख दो यार, है ना। 1 2 की बात करेंगे तो देखो 1 2 मतलब क्या कि पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हटाओ, तो क्या बच रहा है 4। अब इसका अगर आप सारणिक निकालोगे भी 4 का ऐसे करके, तो 4 ही आना है, तो चाहो तो आप डायरेक्ट 4 ही लिख सकते हो यार, है ना। जैसे अगर 1 2 1 की बात करें, सेकंड फर्स्ट, तो क्या बच रहा है -2, इसका -2 ही आएगा यार, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इसको ढक दो, क्या बच रहा है 1, तो इसका तो 1 ही आना है, चाहे आप निकाल के देख लेना। तो ये तो उपसारणिक आया ना, ये तो उपसारणिक आया, हमें सेकंड भी निकालना है। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे माना Aij का जो सेकंड है ना, Aij का सेकंड जो है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं कैपिटल Aij से। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा एंड A22 आएगा। अब याद रहे आपको कि ऑड एड्रेस जहाँ पे बनाया, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये होता है भैया Aij -1 की पावर i + j, साथ में Mij ही आता है। मतलब Mij के पहले आपको देखना निशान बदले कि नहीं, -1 लगाए कि नहीं लगाए, बस इतना देखना है। और वो कहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ पे ऑड बन रहा होगा i + j की वैल्यू, तो यहाँ पे i + j की वैल्यू ऑड कहाँ बनेगी, 1 और 2 3 होता है, यहाँ माइनस आएगा,
निशान बदलेंगे, 2 और 1 3 होते हैं, यहाँ निशान बदलेंगे बस। अब माइनस आएगा कहने का मतलब है उसको कैलकुलेट करके वो माइनस का पहले से आ रहा होगा तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, कहने का मतलब निशान बदलना है वहाँ पे। जैसे इसका 3 आया था, इसका तो कुछ नहीं करना, 3 लिख दो, है ना। 1 2 वाले का 4 आया था तो यहाँ पे 1 2 का -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 वाले का कितना आया था -2, तो यहाँ पे -2 की जगह +2, निशान बदल दोगे भाई, यहाँ -2 आया तो वहाँ +2 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है 1 से 1 ही रहेगा। बस यार देख लो ना, ये क्या है, ये उपसारणिक है, ये क्या है, सैखंड है ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, है ना। A11 का ये क्या है, M11 उपसारणिक, A12 का ये M12 हो गया उपसारणिक। इसी तरह से A11 स्मॉल A11 का कैपिटल A11 क्या है, सैखंड है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, उदाहरण 10, इसमें कह रहा है इसमें A11 और A21 के उपसारणिक और सैखंड निकालो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे A11 का उपसारणिक, ठीक है, A11 का उपसारणिक कैसे डिनोट करोगे भाई, इसको आप डिनोट करोगे M11 से, किसके बराबर होगा भाई, तो यहाँ से A11 देखो जरा, ये रहा, इसका पंक्ति और स्तंभ डिलीट कर दो, है ना। जो बच गया उसका आप क्या निकाल लो, इतने का सारणिक निकाल लो, A22 - A33, तो यहाँ से A22 इंटू में मतलब A33, है ना। इन दोनों की आपस में गुणा करोगे, माइनस करोगे ऐसे, A23 A32, A23 इंटू में A32, तो ये आ गया इसका उपसारणिक। अच्छा, अगर मैं यहीं पे लिखूं A11 का सैखंड, अगर मैं सैखंड की बात करूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं भाई, पहली बात तो डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे कैसे निकालूंगा, देखो 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि यहाँ पे एड्रेस जोड़ के जो आ रहा है I+J वो सम संख्या आ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये था M11 वही A11 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं अब आगे बात करूं, ठीक है, अब आगे मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, जो दूसरा वाला पूछा, दूसरा क्या था 21, है ना। तो यहाँ से A21 का उपसारणिक क्या होगा, M21, कैसे निकालोगे भाई इसको, यहाँ से 21 देखो कहाँ पे आ रहा है, 21 ये रहा, ठीक है, 21 ये रहा, तो ये वाली पंक्ति ये वाला ढक दिया, जो बच गया उसका सारणिक निकाल दो, यानी कि A22 इंटू A33, तो यहाँ से हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस क्या करोगे A13 इंटू A32, तो यहाँ से आ गया A13 इंटू A32। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं यहाँ से सैखंड की बात करूँ अब, ठीक है, अगर मैं यहाँ से सैखंड की बात करूँ, किसके सैखंड की बात करूँ भाई, 21 वाले का, है ना। तो A21 का सैखंड कैपिटल A21 होगा, उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, माइनस टाइम्स ऑफ जो M21 है, माइनस टाइम्स ऑफ M21, क्यों, क्योंकि 2 और 1 जोड़ के 3 आ रहा है, ओड है ना, तो इसका निशान बदल दोगे। बात समझ में आ रही है, माइनस टाइम्स ऑफ हो जाएगा। अब माइनस टाइम होने का मतलब क्या है यार, ठीक है, कि भाई माइनस टाइम्स ऑफ दिस, ये जो आया था यही तो वैल्यू थी उसकी, है ना, ये लिख दो बस आप, ठीक है, ये लिख दो बस आप, ठीक है। आप चाहो तो, है ना, माइनस से गुणा करोगे तो वो पहले आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ पहले आ जाएगी, A13 A32 माइनस में ये बाद में चला जाएगा, A22 इंटू A33, ये हो गया भाई, ठीक है। तो ये था उदाहरण संख्या 10, है ना, उदाहरण संख्या 10 था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा है। इसमें मैं क्या कह रहा है कि भाई सारणिक दिया गया आपको, इसके अवयव के उप सारणिक और सैखंड ज्ञात करो, ठीक है, और इसको फिर वेरीफाई भी करना है ना। तो पहले उप सारणिक और सैखंड की ही बात कर लेते हैं। देखो यार, है ना, उप सारणिक यानी कि उसको हम MIJ से दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना AIJ का उप सारणिक, ठीक है, इसका जो उप सारणिक होगा ये मैंने मान लिया MIJ, ठीक है भाई। तो अब देखो यार, एक एक करके बात कर लेते हैं सब कुछ, M11 से लेके M33 तक। एक मिनट रुक जाओ बस, है ना, इसको कॉपी कर लूँगा, जल्दी हो जाएगा। अब देखो यार, ये हो गया M11, ये हो गया M12, M13, यहाँ से हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31,
ये हो जाएगा 3 2, ये हो जाएगा 3 3। ठीक है भाई। चलो अब एक एक करके इसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। M11 के लिए आप क्या करोगे यार, है ना। हो सकता है कि आपको उतना अच्छा ना दिख रहा हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने। अब देखो यार, M11 के लिए A11 को ऐसे ढक दोगे रो एंड कॉलम, है ना। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ निकालना। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, जो ये बचा ना, इसका सारणिक निकाल लेते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से करोगे तो 0 हो गया, और 5 गुणा में 4 20, है ना। 0 - 20 कितना हो जाएगा, -20, यानी कि -20। तो यहाँ आ गया -20। ठीक है। M12 की अगर हम बात करें इसके बाद, तो यहाँ से क्या करोगे, 1 2 एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको हटा दोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 6 7 जाए, यहाँ पे आ गया -42 और माइनस में 4, यानी कि माइनस का 46। तो यहाँ आ गया -46। यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। आगे अगर हम बात करें M13 की, यानी कि जो इसका उपसारणिक है 1 3 वाले एलिमेंट का, है ना, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ से कितना जाएगा, 30 - 0, यानी कि 30। तो यहाँ पे आ गया 30। ऐसे अगर हम बात करें 21 की, यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ढक दो, तो यहाँ से कितना बचेगा, 21, और माइनस में कितना है, ठीक है, 21 - 25, यानी कितना हो जाएगा ये, 46, है ना। 46 आ गया किसका, तो यहाँ से आ गया 21 - 25, है ना, यानी कि आ गया -4। ठीक है ना सब कुछ, 21 - 25, ठीक है, -4 आ गया। तो यहाँ आ गया -4, है ना। M22 की बात करें हम, तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, -14 और -5, है ना, यानी कि आ गया -19। तो यहाँ पे आ गया -19। M22 की अगर हम बात करें तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ढक दो तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 जोड़ोगे 13। तो यहाँ पे आ गया 1 3, यानी कि 13। एंड 31 की बात करें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ढक दो तो हो गया ये -12 - 0, यानी कि -12। ठीक है। आगे अगर हम बात करें 32 की, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम ढक दो तो कितना हो गया, 8। 8 में से कितना घटाना है, 30 घटाना है ना, 8 - 30, यानी कितना बचेगा, -22। तो यहाँ से आ गया -22। M33 की अगर हम बात करें तो भैया थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हटा दो तो कितना, 0 प्लस में 18, यानी कि 18 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें, है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, तो और आगे चलते हैं, है ना। ये तो उपसारणिक निकाले हमने। अभी हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा माना जो एलिमेंट या अवयव जो है Aij, है ना, इसका जो सेकंड है ना, इसका जो सेकंड है वो क्या मान लिया हमने, कैपिटल Aij। क्या मान लिया, कैपिटल Aij। ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार पहले लिख के कॉपी कर लेता हूँ, ताकि बाद में, है ना, सिर्फ 1 2 ये जो नंबरिंग है वो करनी रह जाए। चलो, तो यहाँ से देखो, ये हो गया 1 1 1 2 1 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3। ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक मिनट रुको यार, है ना, इसका कलर बदल देता हूँ। ठीक है। अब यार देखो, हम क्या करते हैं भाई, कि अगर हमें सेकंड निकालना है तो बस जो माइनर है ना, उसको +1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से इतना ख्याल रखना होता है। -1 से कहाँ करना होता है, जहाँ पे जो ये एड्रेस है इनका i + j की वैल्यू ये ऑड आता हो, है ना, i + j के सम की वैल्यू ऑड आती हो। तो वो कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया है, 1 2 3 4, है ना। 3/3 में यही 4 है जहाँ पे आपको निशान बदलना है माइनर का, वो अपने आप क्या बन जाएगा, कोफैक्टर यानी सेकंड, यानी कि इसका निशान बदल दोगे जो भी आएगा, है ना, इसका और इसका, इन चारों का। तो यहाँ पर देखो कितना है, -20 -40 30 है। तो यहाँ पर तो -20 आएगा, लेकिन जो -40 था ये +40 हो जाएगा। माइनस लगाने का मतलब निशान बदल दो। और फिर 30 है, इसका निशान नहीं बदलना है। फिर ये -2 बार है इस रो में, मतलब इन दोनों का निशान बदलोगे जो माइनर में है। तो -4 -19 13 है, तो -4 से +4 हो जाएगा। -19 में नहीं बदलना निशान, और ये जो +13 है हो जाएगा -13। फिर अगला क्या है सर, -12 -22 18। तो यहाँ से हो जाएगा -12 -22, और ये हो जाएगा कितना, 18। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई वेरीफाई क्या करना था। जो वेरीफाई करना था मैं उसका LHS कॉपी कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। LHS में देखो क्या था, जो भी हमें कॉपी करना है उसका LHS क्या था, A11 A31। तो यहाँ पर क्या है, A11 कैपिटल A31 प्लस,
फिर क्या है A12 A32, तो यहाँ पर क्या है A12 और A32, यहाँ पे आ गया A32 फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है A13 A33, तो यहाँ पे आ गया A13 और यहाँ पे आ गया A33, ठीक है। तो यहाँ पे A11 कितना है भाई, A11 मतलब देखो ये जो मैट्रिक्स है ना इसके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा और नीचे कर लूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। A11 कितना है 2 है, तो यहाँ पे आ गया 2, इनटू में क्या है A31, अब A31 हमने भी निकाला -12 आया तो ये आ जाएगा -12 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है सर A12 है, A12 -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 है ना, इनटू में क्या है A32 आप देखोगे माइनस का 22 है तो यहाँ पे लिख दो -22, फिर प्लस है, फिर क्या है A13 है, A13 5 है ना, कितना है यहाँ पे 5 है, और इनटू में क्या है A33 कितना है 18 है तो यहाँ पे लिख दो 1818, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब देखो है ना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 24, तो यहाँ लिख दो -24 -24 और माइनस माइनस प्लस, और ये भी प्लस का आएगा। एक मिनट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे है ना कहीं बस माइनस का अंतर हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये -22 है ना तो +22 हो गया यार, निशान बदलोगे ना, ये +22 है, ठीक है। बस इतना याद रखना है ना, ये क्या है ये पॉजिटिव है भैया 22, ठीक है। चलो अब ठीक है, तो यहाँ से आ गया देखो प्लस माइनस माइनस है ना, ये अब पॉजिटिव ना के नेगेटिव आएगा है ना, कितना हो जाएगा 66 और 18 पंजे कितना होता है 90 होता है यार। तो 66 और 24 जोड़ोगे 60 20 80 6 4 10 ये भी 90 हो गए, तो -90 + 90 है ना, यानी कि कितना आ गया 0, यानी कि जो भी राइट हैंड साइड में था है ना उसके बराबर हमने दिखा दिया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही नकली सा सवाल था, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी था ताकि आपको एक बार है ना अच्छे से उपसारणिक और सहखंड निकालने आ जाए है ना। 3/3 का था ये, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जरा एडजॉइंट की है ना, एडजॉइंट यानी सहखंडज। अच्छा एक बात याद रखना, सहखंडज और सहखंड सुनने में या लिखने में एक जैसे लगते हैं लगभग, और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे है ना तो सहखंडज की बात की जा रही है, जो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ये अलग चीज़ होती है सहखंडज, और जो सहखंड है सर वो अलग चीज़ होता है ना। ये सहखंड था, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट सहखंड है अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट का, अवयव का, जो भी मैट्रिक्स में सांडिक में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है सर सहखंडज क्या है ना, फिर से बोल रहा हूँ याद रखना, सहखंड सहखंडज अलग अलग चीज़ें, ठीक है। सहखंडज क्या है, सहखंडज का मतलब है क्या कि देखो जो आपने सहखंड निकाले थे ना है ना, जो भी एलिमेंट थे उनका सहखंड निकाल लो और सहखंड से एक अवयव बना लो, मैट्रिक्स बना लो। अब इस सहखंड का आप परिवर्त निकाल दो है ना सहखंड वाली मैट्रिक्स का, तो सहखंड वाली मैट्रिक्स का जो आपने अवयव निकाला उसको बोलते हैं सहखंडज है ना, जो एडजॉइंट है इसे हम बोलेंगे सहखंडज ए का, ठीक है। दोबारा से समझो अगर समझ में नहीं आया तो है ना, इसे हम बोलेंगे सहखंडज किसका है, ये ए का है। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने जो ये AIJ निकाला था इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहखंड। अगर एक बार में छोटे में समझाऊँ मैं आपको है ना तो आप समझो इसको क्या बोलते हैं सहखंड। लेकिन अगर आप एक अवयव बना दो है ना जिसका हर एक एलिमेंट सहखंड हो, यानी कि AIJ से एक अवयव बनाओ और इसका ले लो आप परिवर्त, तो ये कहलाएगा सहखंडज। ये क्या कहलाएगा, सहखंडज कहलाएगा भाई। अब अंतर समझ में आ रहा है आपको, यानी कि आपने हर एक एलिमेंट का है ना जो कोफैक्टर निकाला था उसे क्या बोल रहे हैं सहखंड, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, सहखंड से ही एक मैट्रिक्स बना दिया, अवयव बना दिया, और उस अवयव का आपने ट्रांसपोज यानी परिवर्त ले लिया, तो जो एक नया अवयव मिलेगा इसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो सहखंडज कहलाएगा। अगर और अच्छे समझ रहे हैं तो फिर से देख लो, देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए है ना, फिर से समझो आपके पास क्या है एक मैट्रिक्स यानी कि अवयव है ए जिसके एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। आपने क्या किया, A11 फाइंड किया, A12 फाइंड किया, A13 से लेके ऐसे सारे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आपने सब कुछ निकाल लिया। अब जब आपने ये निकाला फिर आपने क्या किया, आपने इसका ट्रांसपोज लगा दिया। आप चाहे ऐसे लिखो परिवर्त, ऐसे टी लिख दो, एक ही बात है यार है ना, कोई भी एक चीज़ करो इनमें से, ठीक है। जैसे यहाँ परिवर्त लिखा तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो अगर आपने इस अवयव का परिवर्त निकाला तो जो एक नया अवयव मिलेगा यही क्या कहलाएगा, ये इस मैट्रिक्स का सहखंडज यानी एडजॉइंट ए कहलाएगा है ना। इसको ADJ से है ना डिनोट किया जाएगा, याद रखना। अगर नाम में मतलब एडजॉइंट लिख के जो भी मैट्रिक्स का नाम था वो लिख दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई है तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले 2/2 के लिए ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या है बाद में बताऊंगा, पहले ट्रिक से पहले मान लो अगर हम बिना ट्रिक के निकालते तो हम कैसे निकालते, तो हम ऐसे निकालते सर कि जो ये मैट्रिक्स था है ना थी उसमें हम A11 निकाल लेते है ना, A12 निकाल लेते, A21 निकाल लेते और A22 निकाल लेते। मतलब ये हम सहखंड निकाल रहे हैं, अभी क्या निकाल रहे हैं, सभी का सहखंड निकाल रहे हैं, हर एक एलिमेंट का सहखंड है ना। अब आप क्या करोगे भाई, इनका जो आपने माइनर निकाला है ना इसके पहले,
ठीक है, माइनर निकालना सीखा था ना आपने, यानी उपसारणिक। उपसारणिक निकाल के बस माइनस लगा देना है, कहाँ कहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे। देखो 1 और 2 3 होता है, और नंबर है तो इसका निशान बदल जाएगा, जो भी माइनर रहेगा उसका, 2 और 1 3 इसका बदल जाएगा। चलो माइनर निकालते हैं, निशान बदल देंगे, है ना। A11 के लिए आप क्या करते हैं भाई, 1 1 वाले एलिमेंट को रखते, इसका उपसारणिक कितना आता है 4, है ना। अब लेकिन यहाँ पर है ना 1 और 1 2 होता है तो 4 का 4 ही रहेगा। अब 1 2 की बात करें तो इसको ढक देते, 1 आता, लेकिन 1 का निशान बदल दोगे यहाँ पे, है ना। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम, ठीक। 2 1 की बात करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाओगे, कितना बच जाएगा 3, लेकिन निशान बदल दोगे, क्यों, क्योंकि 2 और 1 3 होता है भैया, ऑड नंबर है तो -1 की पावर और -1 रहेगा, ठीक है। तो -1 टाइम 3 कितना रहेगा -3। 2 2 की बात करोगे तो इसको ढक दोगे, कितना बचेगा 2, भाई यहाँ पर निशान की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, आप एक आव्यूह बनाओगे और उसका ट्रांसपोज लोगे। कौन सा आव्यूह बनाओगे, जिसका हर एक एलिमेंट एक सेकंड हो, है ना। A11 A12 और यहाँ से आ जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें इनकी वैल्यू रखूँगा, अभी ट्रांसपोज नहीं किया है तो T लिखना पड़ेगा, है ना। 4 -1 तो यहाँ जाएगा 4 -1 -3 2 -3 2, ये आ गया, है ना। अब अगर ट्रांसपोज लोगे तो कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने का मतलब भैया रो और कॉलम, है ना, रो को कॉलम बना दो। तो फर्स्ट रो है 4 -1, ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड है -3 2 तो ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, है ना। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये क्या आया है, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ट्रिक क्या था, 2/2 के लिए ही ट्रिक है, 3/3 मत लगाना। ट्रिक ये है सर कि आपको जो भी, है ना, जो भी मैट्रिक्स दी गई है ना, अभी यहाँ से मत समझो, है ना। अभी आपको जो भी मैट्रिक्स दी गई है, जैसे मान लो ए, ठीक है ना, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, मान लो यहाँ पे आता है ABCD, जो एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, कहाँ पे, डायगोनल में, है ना, जो एलिमेंट डायगोनल में आ रहे हैं, इनको क्या करना है आपको, इनको आपने बदल देना है, ठीक है। और जो ये नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट बच गए, इनको क्या करना है आपने, इनका निशान बदल देना है, इनका चिन्ह बदल देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो यही वाला क्वेश्चन था, अगर मैं इसको इस ट्रिक से करूँ, है ना, अगर मैं इसको इस ट्रिक से करूँ तो अपने पास ए में क्या था, ये था, कितना था 2 3 1 4, है ना। ये ट्रिक 2/2 के लिए याद रखना। अगर मैं एडजॉइंट एक बार में ही निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर दूंगा, बदल दूंगा, आपस में स्वैप कर दूंगा, ठीक है। 4 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ चला जाएगा 4, यहाँ चला जाएगा 2। बात समझ में आ रही है। इन दोनों का क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा, जो भी साइन था उसको चेंज कर दो। 3 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। आप देखो ये चीज़ सेम है भाई, है ना। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ तिकड़म किया, फिर ये आया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट वो ट्रिक लगा दिया है। हाँ, 2/2 के लिए आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट ये लिख पाओगे, क्योंकि NCERT का ही, है ना, स्क्रीनशॉट है ये, तो मतलब NCERT में अलाउड है ऐसा करना, तो आप कर सकते हो। 3/3 के लिए अपने पास ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, तो वहाँ पे पूरा ही आपको A11 से लेके A33 तक निकालना पड़ेगा, फिर उससे एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब एडजॉइंट निकलेगा। खैर, अब आगे बढ़ने से पहले, है ना, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रमेय हैं, इनको समझ लो। प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, बट ये हैं क्या, इनको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय 1, उसमें क्या है कि अगर A मान लो कोई n कोटि का अवयव है, यानी मैट्रिक्स है, तो आपको याद रखना है A इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के, और ये बराबर होता है ए के सारणिक इंटू आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब प्रमेय 2 क्या कहती है ना, प्रमेय 1 आपको समझ में आ गई होगी। ये कहती है कि अगर मान लो A और B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो, तो AB तथा BA भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। व्युत्क्रमणीय मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि उनका सारणिक 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, प्रमेय 3 क्या है कि अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ समझो, समझ में आ जाएगा। मतलब क्या है कि भाई A और B को आपने गुणा किया और उसका सारणिक निकाला, मतलब अवयव A और B के गुणनफल का सारणिक है ये, तो ये बराबर होगा इनका अलग अलग आप अगर सारणिक निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो उसके, ठीक है। जहाँ पर A और B बस समान कोटि के वर्ग अवयव होंगे तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। चलिए, ये अगर आपको समझ में आया तो चौथे को समझो, है ना। चौथा क्या है कि एक वर्ग अवयव अगर A है तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, यानी कि अव्युत्क्रमणीय बोलेंगे अगर उसका सारणिक 0 आ जाए, और व्युत्क्रमणीय बोलेंगे यानी कि नॉन सिंगुलर बोलेंगे अगर उसका सारणिक 0 नहीं आए, है ना। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, ये दोनों तो खास करके, ठीक। चलिए, अब आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है A,
ठीक है। तो सत्यापित कर दो कि ये चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए इंटू एडजॉइंट, तो पहले तो एडजॉइंट चाहिए होगा ना भाई। अब एडजॉइंट के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए A11 से लेके A33 तक, है ना। तो यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं, यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, यहाँ से हो जाएगा A21 A22 A23, यहाँ से हो जाएगा 31 32 एंड 33। ठीक है भाई, ठीक है। माइनर हम निकालेंगे, यानी कि जब उपसारणिक निकालेंगे तो उनमें से किस किस का निशान बदल दोगे, इसका 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 और इसका, उपसारणिक का निशान बदलोगे, सेकंड आ जाएगा, है ना। अच्छा, और जब ये हमें मिल जाएगा तो इससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका जब हम परिवर्त लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी 3/3 का एडजॉइंट निकालने की। फिलहाल यहाँ पे देखो, है ना, इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, इसकी बात अगर हम करें, है ना, कैपिटल A11 की, तो कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे आओ, इसको ढक दो, कितना बच गया, 16 में से 9 गए, कितना बचा 7, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सर, 7। A12 की बात करोगे तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ढक दोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, लेकिन निशान बदलना है इसलिए -1, है ना। अगर मैं आगे बात करूँ और कैपिटल A13 की बात करूँ तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 4 गया -1, लेकिन यहाँ चलो ठीक है, यहाँ तो नहीं बदलना, खैर -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये -1। ठीक है, 2 1 की बात करो तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ढक दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया। ठीक है, यहाँ से 4 3 12 3 3 9, 12 में से 9 गया 3, लेकिन निशान बदलना है तो -3। ठीक है, अगर मैं 2 2 की बात करूँ तो यहाँ से हटा दो, कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ इसकी, है ना, कैपिटल A 2 3 की, यानी कि जो 2 3 वाला एलिमेंट था उसके सेकंड की, तो यानी सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम हटा दो तो कितना, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 क्योंकि न्यूट्रल नंबर है तो माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। 3 1 की अगर मैं बात करूँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो कितना हो जाएगा, 9 में से 12 गया -3, तो यहाँ से आ जाएगा -3। 3 2 की अगर बात करूँ, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम हटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 -3 यानी कि 0। और फिर से 0 न्यूट्रल नंबर है तो इसको हटा दो, तो यहाँ लिख दो 0। ठीक है, A33 की बात करो तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ये बात समझ में आई। अब आपको पता है यार कि आपने निकालना क्या, आपने एडजॉइंट चाहिए, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा यार, मैं बोलूँगा कि यार देखो, एडजॉइंट ए जो होता है ना, वो इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त होता है। ट्रांसपोज के लिए T लिख दिया मैंने। किस वाली मैट्रिक्स का, जिसके जो एलिमेंट होंगे वो ये होंगे, कौन कौन होंगे, A11 A12 A13, ठीक है, A21। अगर आप जल्दी में हो तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज लिख देना ऊपर, है ना, बट अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, A यहाँ पे 2 3, यहाँ पे आ जाएगा A31, यहाँ आ जाएगा A32, यहाँ आ जाएगा A33। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज़ लिखूँ, अभी क्योंकि ट्रांसपोज नहीं लिया तो T लिखोगे, तो वैल्यूज़ क्या क्या है इनकी, 7 -1 -1, तो यहाँ आ जाएगा 7 -1 -1, फिर क्या है -3 1 0, तो यहाँ से आ जाएगा -3 1 0, फिर क्या है -3 0 1, तो यहाँ से आ जाएगा -3 0 1, है ना। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालने बैठूँ तो भाई कितना आ जाएगा, देखो ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम बना दो तो जाएगा 7 -1 -1, फिर ये है -3 1 0, फिर ये है -3 0 1, तो ये आया है एडजॉइंट। ठीक है, ये क्या आया है भी, है ना, ये आया है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद देखो हमें करना क्या था, हमें यहाँ पे करना था A इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो यहाँ से A इंटू एडजॉइंट ए भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्वर्स भी निकालना है क्या, तो A इंटू एडजॉइंट ए पहले बात करते हैं। A इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ यार, मैंने यहाँ पे लिखा A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, A इंटू एडजॉइंट ए कितना आएगा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे, है ना। तो पहले A को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, A को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और एडजॉइंट A जो आया है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, है ना। कैमरे में आ रहा है क्या ये पूरा, हाँ ठीक है, कैमरे में आ रहा है। तो A में क्या है, देखो यहाँ पे 1 3 3, यहाँ जाएगा 1 1 3 3,
फिर क्या है 1 4 3, 1 4 3, फिर है 1 3 4, ठीक है। और जो एडजॉइंट ए आया हुआ है ना भाई, एडजॉइंट ए जो आया है पूरा, अगर मैं कॉपी कर लूँ फिर नीचे कर दूँगा, आपको दिख जाएगा 7 -3, एक बार रुक जाओ बस, अभी नीचे कर रहा हूँ मैं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे आया है 7 -3, फिर -1 1 0, फिर आया है -1 0 1, है ना। अब आ जाओ यार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनका प्रोडक्ट निकालो। तो यहाँ से रो एंड कॉलम ऐसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे भाई, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 7 हुआ -3 है ना, 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आएगा तो -3 + 3 0, और ये 0 यानी कि 0 आ गया। फिर ये और आगे बढ़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा -3 + 0 और +3 यानी 0, ठीक है। फिर ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 7 -4 -3 यानी कि -4 -7 0, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ से जाएगा -3 + 4 और 0 यानी कि प्लस का 1 बचेगा। फिर ये आगे बढ़ेगा तो जाएगा -3 0 + 3 यानी 0 ही आ गया, ठीक है। फिर ये और आगे चलेंगे हम, वैसे लग रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने वाली है, खैर 7 -3 -4 फिर से 0 हो गया। फिर हम और आगे चलें अगर तो -3 + 3 0 और ये 0 यानी कि ये भी 0 हो गया। फिर ये हम आखिरी में चलें तो कितना हो जाएगा -3 0 और प्लस का 4 यानी 1 बचेगा, ठीक है भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, ए इंटू में एडजॉइंट है, ठीक है ना, ए इंटू में एडजॉइंट है, ये आ गया, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना था भाई, इसको किसके बराबर दिखाना था, देखो इसको दिखाना है ए का सारणिक इंटू वाई। अब ए का सारणिक भी निकाल ही लेते हैं यार, ठीक है। तो अगर मैं इसके है ना सारणिक की बात करूँ तो सारणिक, यार सारणिक के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, क्योंकि आपने ये सब निकाले हुए हैं, है ना। जैसे आप देखो कैसे करते, 1 इंटू में क्या करते, इस 1 को ढक देते, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं ना यार, इसको ढक के ही तो कैलकुलेट करते हुए सब निशान के साथ। यानी कि असलियत में जो सारणिक आप निकालते हो कैसे, किसी भी एक रो या कॉलम को पकड़ो, उसका एलिमेंट और साथ में गुणा करते हो उसके सेकंड से, फिर अगला एलिमेंट उसके सेकंड से, फिर अगला एलिमेंट उसके सेकंड से, किसी एक रो या कॉलम, है ना। मान लो मैंने पहली रो यहाँ पे देख ली कि चलो मैं पहली रो के अलग निकाल रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि अब मैंने ये सब निकाला हुआ है तो मैं दोबारा से मेहनत नहीं करूँगा। पहला एलिमेंट पकड़ा, इंटू में कितना है 7, है ना। फिर दूसरा एलिमेंट देखा मैंने 3 है, इंटू में दूसरा वाले का क्या था -1, है ना। फिर मैंने देखा अगला एलिमेंट कितना है 3 है, इसका रिस्पेक्टिव है खंड क्या था -1। बात समझ में आ गई, है ना। तो कहने का मतलब ये भी है कि आप इसको जाके आगे देखोगे ये फॉर्मूला, कि अगर मान लो मैं A1 पहली रो के लोग निकाल रहा हूँ ना, तो पहली रो का पहला एलिमेंट ये है तो उसका सेकंड ये होगा, प्लस पहली रो का दूसरा एलिमेंट क्या है A12, तो उसका सेकंड क्या है कैपिटल A12, फिर तीसरा क्या है A13, फिर ये क्या हो जाएगा कैपिटल A13 यार, यही आएगा, ठीक है। अगर आप ठीक है डायरेक्ट देखें तो कितना आ रहा है -3 यानी 7 में से 6 गया 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया यार, ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ हमसे बोली थी, ठीक है, कि जब ये निकल जाए तो इसको किससे गुणा करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। चलो ठीक है करके देख लेते हैं, है ना। अब इसको यहाँ से, है ना, अब मुझे क्या करना है, ये निकाल के देखना है कि भाई ये कितना आता है। तो ये तो 1 आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की तो बनानी है आपको, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यही आना है यार, ठीक है ना, यही आना है। बात समझ आ गई। अच्छा फिर एक और चीज़ हमसे बोली थी, ए इन्वर्स भी निकालो, है ना। तो ए इन्वर्स यार लगे हाथ यही निकाल लेते हैं, जगह है। देखो ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स होता है 1/, जो सारणी का है, इनटू में जो एडजॉइंट है, ठीक है भाई। कब, जब जो ये है सारणी को 0 ना, अब 0 तो नहीं है ना भाई, है ना, ये 0 तो नहीं है जो सारणी का, तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो यहाँ से ए इन्वर्स के लिए ये है एडजॉइंट ए, तो ये देखो ये तो 1 ही है, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, सीधा एडजॉइंट ए लिख दो, एडजॉइंट ए ये रहा यार, है ना। तो एडजॉइंट ए क्या है, सीधा ये रहा, कितना आया है 7 -3 फिर -1 1 0 फिर -1 0 1, ये हो गया यार ए इन्वर्स, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, वैसे बहुत छोटा हो जाएगा, घिचपिच जैसा दिखेगा कुछ आपको, बट फिर भी ले लो यार,
ठीक है, ये था 13वां उदाहरण। आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 14। अब देखो उदाहरण नंबर 14 में क्या है यार, ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ये सत्यापित करना है ना। तो पहले क्या यार, ए इंटू बी निकाल लो, फिर उसका इन्वर्स निकाल लेना, है ना। तो पहले ए इंटू बी अगर हम निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए के पास क्या है 2 3 1 -4, इंटू में बी के पास क्या है 1 -2 -1 3। तो यहाँ से निकलेगा ए इंटू बी। ए इंटू बी अगर हम निकालें तो 2 हो गया, में से 3 घटाया कितना बचेगा -1। यहाँ से आ गया -4, ये हो गया +9 यानी बचेगा 5। फिर यहाँ से 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ से -2 और -12 यानी हो जाएगा -14। तो ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए कि अगर मैं ए बी का इन्वर्स निकालूंगा तो इसका ए बी का सारणिक चाहिए होगा और एडजॉइंट ए बी चाहिए होगा। तो पहले सारणिक की बात कर लेते हैं, है ना। कहीं सारणिक ही 0 हो तो इन्वर्स क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो देखते हैं, है ना। तो यहाँ से सारणिक कैसे निकालोगे इसका भाई, है ना। इसका 2/2 का सारणिक आपको आता है ना, इसको गुणा इसको करो, माइनस में ये कर दो, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 - 25 कितना हो जाएगा 11। किसका होगा 11 माइनस का। ये आ गया। तब 0 तो नहीं यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है भाई। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या निकालेंगे पहले एडजॉइंट ए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब 2/2 का एडजॉइंट निकालना आसान है, इन दोनों की जगह बदल दो और इन दोनों का साइन बदल दो, हो गया यार, ठीक है। अब जैसे ही इतना निकल गया, अब आप कह सकते हो कि यार सॉरी ये एडजॉइंट ए नहीं, एडजॉइंट ए बी है, ठीक है। आप कह सकते हो कि यार ए बी ठीक है। तो यानी कि अब अपने को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ए बी निकालना बहुत आसान है यार। जो ए बी आया है इसमें इन दोनों का जगह बदल दो, यानी कि -14 ऊपर -1 नीचे, और इन दोनों का निशान बदल दो, ठीक है। अच्छा इतना जैसे हुआ, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ए बी का इन्वर्स निकालना है। उसके लिए मुझे ये पता है, ये पता है। तो देखो ना ए बी इन्वर्स क्या हो जाएगा भाई, 1/, जो ए बी का सारणिक आया है इनटू में क्या एडजॉइंट ए बी जो है, ठीक है। तो इसका सारणिक कितना है 1/, -11, और ये कितना है -14 -5 -5 -1, है ना। ये आ गया। अब ज़रा देखो यार, ये हमें किसके बराबर दिखाना था, यहाँ पे आओ, ये हमें किसके बराबर दिखाना था, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के, है ना। तो पहले बी इन्वर्स की बात करते हैं। बी इन्वर्स के लिए आपको चाहिए होगा पहले तो ये, है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, बी का सारणिक 3, है ना, और माइनस में 2, 3 में से 2 गया 1 आ गया यार, है ना। अब आपको चाहिए होगा एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकालोगे भाई, इन दोनों को बदल दो, यानी कि 3 ऊपर 1 नीचे, इन दोनों का निशान बदल दो, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +1। अब आपने क्या चाहिए, बी का इन्वर्स, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/, बी का सारणिक इंटू में एडजॉइंट बी, है ना। यानी कि कितना, सारणिक तो 1 आया, खैर सीधा सीधा क्या कर दो, एडजॉइंट बी ही उठा के लिख दो यार, ये हो गया। फिर आपको क्या चाहिए भाई, आपको ए का इन्वर्स भी चाहिए, तभी तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करोगे। तो ए का इन्वर्स के लिए आपको पहले ये चाहिए होगा। चलो ये निकालो, तो कितना -8 -3 कितना हो जाएगा -11। फिर आपको क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा। वो कैसे निकालोगे, इन दोनों की जगह बदल दो, यानी कि -4 ऊपर और 2 नीचे, इन दोनों का निशान बदल दो, यानी कि -3 -1, ठीक है। अब यहाँ से आप ए इन्वर्स निकाल दो यार। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/, ए का सारणिक जो कि है -11, इंटू में ये क्या है, इंटू में ये क्या है, एडजॉइंट है ये रहा, -4 -3 -1 और 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, है ना। तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकाल लो यार। ए इन्वर्स एरा, बी इन्वर्स एरा, आप देखोगे उसके बराबर हो जाएगा, आप ये निकाल लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यार, ये खुद कर लेना इतना, ठीक है। आप देखोगे वही आ रहा है जो वहाँ पे आया था,
बस आपको प्रोडक्ट निकालना है उन दोनों का, 1/-11 से रहने देना। चलो आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे ना आपसे पूछे जाएंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी देखोगे आप पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कह रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि अवयव ए समीकरण अवयव ए के लिए, ठीक है ना, ये वाली समीकरण जो भी है ये बराबर है 0 के, LHS बराबर है 0 मैट्रिक्स के, मतलब ठीक है, जहाँ पे I 2/2 कोटि का एक तत्समक अवयव है ना, और O जो है 2/2 का एक शून्य अवयव है। इसकी सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात करो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, A स्क्वायर तो चाहिए ना, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना, पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ टू प्रूव, यानी हमें सिद्ध क्या करना है ना, चाहो तो आप हिंदी में से तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है A स्क्वायर -4 टाइम्स A प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आता है एक शून्य अवयव की, है ना। अपन क्या करते हैं, इसका LHS उठा लेते हैं यार, है ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा ली। यहाँ पे क्या है, A स्क्वायर है ना। A स्क्वायर मतलब क्या भाई, A स्क्वायर मतलब A इंटू ए, है ना। A स्क्वायर मतलब क्या होगा, A गुणा में A होगा ना, माइनस में 4 टाइम्स A है तो -4 टाइम्स A प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है भाई लिख दिया, ठीक है। आप जरा वैल्यू रखो सबकी, है ना। A के पास एलिमेंट क्या क्या है, 2 3 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 1 2। A गुणा में A करना है मतलब ये भी A है, यानी कि 2 3 1 2। 4 टाइम्स A करना है मतलब ये भी A है, 2 3 1 2, और प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यानी कि 1 0 0 1। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब जरा A का स्क्वायर करना कितना आता है, 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 कितना 7, 2 3 6 और 3 दूनी 9, 9 और 6 यानी 15, ठीक है। तो यहाँ से होगा 4 और 3 7, फिर आगे कितना हुआ, 2 3 6 और 2 3 6 और 3 दूनी 6, सॉरी 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया 12, फिर यहाँ से 2 हो गया और ये 2 4, फिर यहाँ से 3 हो गया और ये 4 यानी 7, ये A स्क्वायर आ गया, है ना। ये जो है आपके पास ये A स्क्वायर है ना। 4 गुना करो इसका, -4 गुना करो इसका, तो हो जाएगा -8 और -12, ये हो जाएगा -4 और हो जाएगा -8, प्लस में ये मैट्रिक्स जोड़ो इसमें। अब देखो जरा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 और 7 8 -8 यानी 0, -12 + 12 0, 4 - 4 0, 7 और 1 8 -8 यानी 0। तो ये आ गया देखो 0 मैट्रिक्स के 2/2 की, यानी कि RHS के। तो ये तो वेरीफाई हो गया भाई, है ना। हमें 0 मैट्रिक्स के बराबर दिखाना था, ये तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। 1 मिनट, अब आगे चलते हैं। अब हमें करना क्या था, देखो हमें करना था कि भाई इसकी मदद से इनवर्स याद करना है ना, इक्वेशन की मदद से। यानी इक्वेशन देखो क्या है, A स्क्वायर -4A, हमें इनवर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है बल्कि ऐसे याद करना है, A स्क्वायर -4A प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। ऐसे केस में क्या करो, देखो ऐसे केस में क्या करो, आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, है ना। 2 3 छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। वो ये हैं सर कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A या फिर A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होता है A के, ठीक है। A इंटू A इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है ना। ये बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। ये अगर चीज़ें आपको पता हैं तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे A इनवर्स क्रिएट करना है ना। मैं क्या करूँगा, देखो ये जो A स्क्वायर है, क्या मैं इसको A इंटू A लिख दूँ, माइनस में क्या है 4 टाइम्स A, प्लस में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ सर, है ना, मैं क्या करता हूँ अब, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, या तो यूँ करो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उधर ले जाओ, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा -i, है ना। 0 माइनस में 0 मैट्रिक्स माइनस में आई करोगे तो -i बचेगा। अब क्या करो आप, है ना, आप हर तरफ इससे मल्टीप्लाई करना, है ना। इससे मल्टीप्लाई लेकिन आप तभी कर सकते हो जब आप देख लो कि A का जो है ना सारणिक है। देखो जाहिर सी बात है A इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है ना, 0 तो नहीं आ रहा सारणिक, चलो ठीक है, A का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, A इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस A इंटू A इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
और ये आइडेंटिटी इंटू इनवर्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये हो जाएगा ए इनवर्स, बाकी सब उधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा ए इंटू आई, ए होता है भाई, ये ए ही होता है याद रखना, और ये 4 इंटू आई यानी कि प्लस 4i हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो होता है ना ये ए ही होता है याद रखना, ठीक है, इसीलिए मैं उधर ए ले गया, ठीक है। किस में जाएगा, ए माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, माइनस में, ठीक है, और ये -4i प्लस में गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस में 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ये, ठीक है। अब जरा एक बार ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या थी सर, 2 3 1 2, मतलब एक एलिमेंट रख दो 2 3 1 2 2 3 1 2, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा देखो, -2 + 4 यानी कि 2, -3 और 0 यानी -3, -1 0 यानी -1, -2 और 4 यानी कि +2, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अगला क्या है सर, अगला है कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों का हम निकाय का हल कैसे निकालेंगे, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कुछ इक्वेशंस का झुंड है ना, उसमें हमें अगर उनका सॉल्यूशन निकालना है तो हम आव्यूह की मदद से, आव्यूह के व्युत्क्रम की मदद से उनका हल कैसे निकाल सकते हैं, ये है अपना टॉपिक अगला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्वेश्चन तो आपको इस पर देखने को मिल ही जाएगा भाई साहब, है ना, एक क्वेश्चन तो आपको इस पर देखने को मिल ही जाएगा आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं कि हम करेंगे कैसे इसको, ठीक। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि आपको ऐसे, है ना, मैक्स टू मैक्स आपको 3/3 का देंगे, यानी 3 इक्वेशन होंगी, 3 वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन माना मैंने, अगर इसको सेकंड इक्वेशन माना, इसको थर्ड इक्वेशन माना, तो आपको करना क्या होता है, पहले जो इक्वेशन दी गई हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को, पहले जो इक्वेशंस दी गई हैं यहाँ से आपको 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस बनानी होती हैं, कौन कौन सी, ए, एक्स और बी, है ना। किस किस मैट्रिक्स को कैसे कैसे बनाओगे, कैसे फॉर्म करोगे, उसके एलिमेंट क्या आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो जो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल्स हैं, है ना, यानी कि जो चर हैं, इनका जो गुणांक है ना, पहली इक्वेशन में, जैसे पहली इक्वेशन में यहाँ क्या है, a1, y के साथ b1 और z के साथ क्या है, c1, इससे आप a की पहली रो बना दोगे, यानी पहली पंक्ति बना दोगे, a1 b1 c1। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है, इसमें x y z का जो गुणांक है ना, a2 b2 c2, तो a2 b2 c2 से इसकी दूसरी पंक्ति बना दोगे, ऐसे ही a3 b3 से इसकी तीसरी पंक्ति बना दोगे, तो a बना लोगे। अब आप अगर नहीं भी आएगा तो चिंता मत करो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल जो है इसका, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हो गया। अच्छा x क्या होगा सर, जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए हैं, देखो तीनों में x है, y है, z है, तो x y z ऐसे कॉलम वाइज लिखोगे, यानी कि स्तंभ में, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक आव्यूह मिल जाएगा x, तो a पता लग गया कैसे बनाना है, x पता लग गया कैसे बनाना है, b कैसे बनाओगे, जो इनके इक्वल में दिया गया है, इसको इसी फॉर्मेट लिखना, इक्वल टू समथिंग, तो d1 d2 d3 से, है ना, एक कॉलम वाइज लिखोगे, यानी स्तंभ में लिखोगे, तो ये बन जाएगा आपके मैट्रिक्स बी, यानी कि बी आव्यूह बन गए, ठीक है। अब देखो सर, अब सबसे पहले आपको 2 लाइनें समझ में आनी चाहिए, 2 वर्ड समझ में आने चाहिए बेसिकली, कि संगत निकाय का क्या मतलब होता है, असंगत निकाय का क्या मतलब होता है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। संगत निकाय का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको जितनी इक्वेशन दी गई हैं, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, वो अगर एक सिस्टम मान लो, उनको एक निकाय माने, तो उसका हल है कि नहीं, चाहे वो एक हल हो या अनेक हो, 2 ही केस होते हैं हल वाले में, या तो एक हल होंगे या एक से ज़्यादा को हम अनेक हल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर वो एक हल वाला केस है या अनेक हल वाला केस है, हल तो है ना, सॉल्यूशन तो है ना, तो सॉल्यूशन अगर है तो उसको हम बोलते हैं संगत निकाय, यानी कि हल है। अब यहाँ पर चाहे ये एक हो या मैनी हो, ठीक है, याद रहे, चाहे सिर्फ एक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो, बहुत सारे हो, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक वाले को भी और अनेक वाले को भी हम बोलेंगे वो संगत निकाय है ना। और असंगत निकाय का मतलब है उनका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, हल है ही नहीं। बात समझ में आ गई। तो संगत असंगत समझ जाओगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार अगर ये इक्वेशन अपने को दे दी, हमने ये भी बना लिया, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर अगर हमसे पूछ लिया कि संगत निकाय है या फिर नहीं है, हल है कि नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए भैया सबसे पहले, है ना, ध्यान से देखना, सबसे पहले आप फाइंड करना ए का सारणिक, जो आपने ए मैट्रिक्स बनाई है ना, सबसे पहले शुरुआत इसके सारणिक निकालने से करो। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं कि जो इसका सारणिक आया, या तो देखो वो 0 आ गया होगा, या फिर वो 0 नहीं आया होगा, नॉन 0 आया होगा। तो अगर ये 0 नहीं आता है भाई, अगर ये 0 नहीं आता है, तो आपको याद रखना है कि केवल एक ही हल होगा उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और
अगर यहाँ पर एक हल है या अनेक है, मैंने कहा एक हो या अनेक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो संगत वाले कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे एक हल है ना, मतलब हल तो है, तो मतलब ये संगत निकाय होगा। और एक हल वाले में क्या करोगे आप, x की वैल्यू बराबर रखोगे a इनवर्स b के। अब ये कैसे आता है अभी समझा दूंगा, फिलहाल ये फॉर्मूले की तरह याद रखना कि x क्या हो जाएगा, a इनवर्स b के, यानी a का इनवर्स निकालना, b से गुणा कर देना, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन ये तभी करना है जब केवल एक ही हल हो, एक से ज़्यादा वाले में भी नहीं करना है ऐसा, ठीक है। एक हल में ऐसा आप करोगे, ठीक है, केवल एक हल। अच्छा, क्या होगा कि अगर ये 0 आ जाए, अगर ये 0 आ जाता है तो आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 0 नहीं आ रहा तो हल था, तो आ गया तो हल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये 0 आ जाए तब आपको जाना होगा b के पास, और b के पास जाने से पहले आपको a का एडजॉइंट निकाल के रखना पड़ेगा, है ना। मतलब कि अगर आपने इसका सारणिक निकाला और वो 0 आ गया, 0 नहीं आया तो ठीक है, इससे हमने सोल्यूशन निकाल लिया। लेकिन अगर ये 0 आ गया तो आपको क्या करना है, b के पास जाना है एडजॉइंट a को लेके। तो जब आप इसको b से गुणा करोगे ना, तो फिर से दो केस बनेंगे, या तो ये शून्य मैट्रिक्स आएगी या शून्य नहीं आएगी, ठीक है ना। ये कट गलत लग गया, ठीक है। या तो ये शून्य अवयव होगा या शून्य अवयव नहीं आएगा। कौन, इनका गुणनफल, एडजॉइंट a गुणा में b करा आपने, या तो शून्य अवयव आया या फिर नहीं आया। देखो ये शून्य एक नंबर है, लेकिन ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ये शून्य मैट्रिक्स नहीं आई तो आप समझ जाना कोई हल नहीं है, यानी असंगत है। और अगर ये शून्य मैट्रिक्स आ गई बावजूद इसके, ये भी 0 था और इनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया, 0 आ गया, ये खतरनाक केस होता है। इसमें हम कुछ पक्का नहीं बता सकते कि इन दोनों केस में से कौन सा होगा। इन दोनों में से एक केस होगा, या तो इसके अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा, लेकिन हम क्लियरली अभी इस लेवल पे नहीं बता सकते, इतना से, है ना। इसको आप हायर स्टडी में आगे देखोगे, बट अभी इतने लेवल पे तो नहीं बता सकता, है ना, जितना अभी आपने पढ़ा। तो वैसे ये आपके सिलेबस में देंगे भी नहीं, ठीक है। आपको ये वाला केस मिलेगा या फिर ये वाला केस मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो ज़रा, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो, जैसे ही आपको इक्वेशन नजर आती है, दो हो तीनों कुछ भी हो, आपको a, x और b निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैट्रिक्स a अगर मैं निकालूँ, तो मैट्रिक्स a के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो x y का गुणांक है उससे बना लो, है ना। तो यहाँ से देखो यार, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 5, है ना। मैंने आपको ये बताया भी था कि देखो, जो ये a1 b1 c1 इसे पहली रो में लिखो, फिर ये दूसरी रो में इस तरह से। तो मतलब जो 2 और 5 है इसे पहली पंक्ति बना दोगे, 3 और 2 से दूसरी पंक्ति बना दोगे, ये a बन गया। x में मैंने आपको क्या था कि जो भी वेरिएबल्स हैं x y z, जैसे पिछली बार 3 थे तो वो तीनों लिखा था, यहाँ पे सिर्फ x और y है तो 2 ही लिखोगे यार, है ना। पिछली बार आपने क्या किया था, x y z तीनों लिखा था, पर यहाँ पे 2 ही है ना। फिर b में क्या, d1 d2 d3 था, तीनों थे, पर यहाँ पे 2 ही इक्वेशन दी गई है, तो b में d1 d2 लिख दोगे, d1 की वैल्यू 1, d2 की वैल्यू 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला कि यार आपने सबसे पहला काम करना ये निकालना है, ताकि आपको आगे, है ना, पता लग पाए कि ये हल है भी कि नहीं। तो ये कैसे निकालोगे यार, 2 गुणा में 2 यानी कि 4, माइनस, है ना, 3 गुणा 5 यानी 15, तो कितना आ गया, -11। -11 है ना भाई, यानी कि ये 0 तो नहीं आया ना यार, 0 तो नहीं आया, है ना। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार ये -11 है, मतलब 0 तो नहीं है भाई, 0 तो नहीं है, मतलब हल तो है ना इसका, संगत है यार, ये हल है। और कौन सा, 0 नहीं है तो केवल एक हल है भाई, है ना। कौन सा हल है, केवल एक हल है भाई। और जब केवल एक हल वाला केस आएगा तो मैंने आपको क्या बताया, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x = a इनवर्स b। अच्छा, ये आया कैसे x = a इनवर्स b, अगर आपको ये समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो यार कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको इससे गुणा करूँ तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1z आएगा, और बराबर क्या है वो d1 के। ऐसे दूसरी रो को इससे गुणा करूँ तो a2x b2y c2z आएगा, बराबर क्या है वो d2 के, जो b मैट्रिक्स बन रही है। यानी कि a मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स गुणा करके b आ रहा है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे, इससे अगर आपने वो बनाया तो तभी हो सकता है जब a को, ठीक है, x से गुणा कर रहे हैं तो b मिल रहा हो। बात समझ में आ रही है, a को x से गुणा कर रहे हो तो b मिल रहा हो, है ना। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पर ax = b था, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x बराबर क्या है, a इनवर्स b। अब i इंटू x x ही होता है, यानी x = a इनवर्स b, इस तरह से आता है यार। बात समझ में आ गई।
बात समझ में आ गई? खैर हटाओ इसको, भी आगे चलते हैं। ठीक, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने ये फॉर्म लगाना x इक्वल टू ए इनवर्स भी, तो उसके लिए ए का इनवर्स तो पता होना चाहिए, है ना, यानी ए का इनवर्स भी तो निकालेंगे हम। ए का इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए पता होना चाहिए। एडजॉइंट ए 2/2 का निकालना काफ़ी आसान है, सीधा ट्रिक है अपने पास। इन दोनों को इंटरचेंज करो, दोनों ही 2 हैं तो क्या ही करोगे, इनका निशान बदल दो, यानी कि हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आँख में कुछ पड़ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो ये हो गया। अब आपको निकालना है ए का इनवर्स। ए के इनवर्स के लिए भाई ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, इसीलिए तो हमने एडजॉइंट ए निकाला था। तो ए का इनवर्स क्या है? -11, तो ये हो जाएगा 1/-11 इंटू एडजॉइंट ए, यानी कि ये 2 - 5 -3 और 2। यहाँ तक आगे बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यार जो भी है वो कर दो, है ना, अब जो भी है वो कर दो। क्या चीज़ है अपने पास? x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए का इनवर्स कितना आया भाई? ए का इनवर्स तो देखो ये रहा 1/-11, है ना, और क्या है 2 - 5 और -3 2 इंटू बी। बी के पास क्या है भाई? बी के पास है 1 7, है ना। तो बस 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी यार, इतना कुछ बहुत बड़ी तोप नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना है 1/-11। अच्छा, और x के पास क्या क्या था वो भी लिख दो, ये था एलिमेंट x के पास, है ना। तो 1/-11, यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 हो जाएगा, और 7 × 5 यानी -35, यानी कि -33 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? -33। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 और 14, यानी कि +11, है ना। इसको अगर आप -11 से डिवाइड ही कर दो तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -1। कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी मिल रही है? -1 मिल रही है। जी आ गया यार आपके पास। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब 3/3 में भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो 3/3 के लिए भी पहले आपको करना तो वही है यार, है ना। आपने क्या करना है? मैट्रिक्स ए बनानी है। मैट्रिक्स ए कैसे बनाओगे? पहली इक्वेशन में x y z के जो गुणांक है उससे पहली रो बना दो, 3 - 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे 2 1 -1, है ना, x का कोएफिशिएंट है 2, y का है 1 और z का है -1। फिर अगला है 4 - 3 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर x आप जानते हो भैया, x y z जितने वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल हुए तीनों क्वेश्चन वो लिख दो, है ना। और b के लिए भी आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, b के लिए भैया 8 1 4, ये बन जाएगी b। ठीक है, अब आपने क्या करना है यार, आपको सबसे पहले ये निकाल के देखना है कि भैया ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ए इन्वर्स, है ना। अगर इसका नॉन जीरो है तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी के भी लोग निकाल लो, मान लो मैं फर्स्ट, है ना, रो के लोग निकालता हूँ, कितना है ये 3 है, तो यहाँ से इसको ढकोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3, कितना हो जाएगा 5, है ना। 2 -3 यानी कि 1 बचेगा माइनस का। फिर -2 का निशान बदल दोगे +2, इसको और इसको ढक दोगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8, और फिर 3, है ना, इसको ढक दो कितना हो जाएगा -6 और -4 यानी कि -10। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया 13, और ये -30, तो -30 और +13 कितना बचेगा -17, है ना। तो यार जीरो तो नहीं आ रहा, तो जीरो नहीं आ रहा मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से आपका काम क्या है, अब ए इन्वर्स निकालना, ताकि जब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे x इक्वल टू इन्वर्स भी, तो उसमें आपको ए इन्वर्स पता रहे। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहले एडजॉइंट ए निकालना, उसकी मदद से और इसकी मदद से ए इन्वर्स निकालना, उसको 20 से गुणा करना, जैसे हमने पिछले किया था ये हो जाएगा। आप खुद कर लेना, वैसे 4.5 पूरी साइज इसी के और बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ पे हो ही जाएगी, तो मैं इसको भी करवा नहीं रहा। यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पे कह रहे हैं 3 संख्याओं का योग 6, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मान लो x + y + z 3 संख्याएं थी, उनका योग आ गया 6, है ना, x + y + z 3 संख्याओं का योग 6 आ गया। कह रहे हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, तीसरी संख्या मतलब z है, इसको 3 से गुणा करें, है ना, गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे, गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो हमें 11 मिलता है, तो यहाँ पे 11 लिख दो यार। पहली और तीसरी को जोड़ने पर पहली यानी कि x है, तीसरी यानी कि z है,
पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना मिलता है, मतलब दूसरी संख्या क्या y, इसका दुगना मिलता है। तो इसको अगर करोगे अच्छे से तो ये हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन 1 हो गई है, ये 2 हो गई है। 3 को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 2y को माइनस में ले आओ और प्लस में z है इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से यार ना इसको समझ लेना 0x यार, है ना, तो यहाँ पे 1 1 1 0 1 3 है ना, और यहाँ से इस वाले से 1 -2 1 है ना। ए बी सी सब बना लोगे, है ना, ए मैट्रिक्स बना लोगे। यहाँ से फिर से समझ लो ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ 1 1 1 है तो यहाँ से 1 1 1 आ गया। फिर यहाँ 0 1 3 है तो 0 1 3 आ गया, है ना, और ये है 3 भाई, थर्ड इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1 -2 1, तो 1 -2 1 है। एक्स आपने पता ही है क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाना है, ठीक है। बी आपने पता ही है क्या होना है, ठीक है, 6 11 और 0, तो यहाँ से आ गया 6 11 0। अब यार आगे का काम आप कर सकते हो खुद, ठीक है। तो मतलब ये था आपका ये चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रश्नावली करेंगे, है ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, PDF टेलीग्राम मिल जाएगा। थैंक यू।